नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉमिक्स एनिमल के इस ब्रांड न्यू एपिसोड में। दोस्तों एक बात तो आप मानेंगे, और खासकर अगर आप मेरी उम्र के लोग हैं, आई इन मिड 30s, मैं अधेड़ उम्र का एक व्यक्ति हूँ। सो अगर आप मेरी ही उम्र के हैं तो आप इस बात को दिल ही दिल में मानेंगे ज़रूर कि 1990 का जो दशक था वो भारतीय कॉमिक्स प्रेमियों के लिए एक स्वर्णिम काल की तरह था। ये वो गोल्डन पीरियड था जब मनोरंजन के साधन बहुत ही लिमिटेड थे, बहुत ही सीमित थे। तो ऐसे में बच्चे लोग क्या करते थे, मतलब वो हमारा बचपन वाला दौर ही था, तो हम लोग कॉमिक्स में मनोरंजन ढूंढते थे, नित नई कहानियों में नए संसार को ढूंढते थे। और ये जो बाल्यावस्था होती है, ये वो टाइम होता है जब बच्चों का जो इमेजिनेशन की जो पावर होती है वो बहुत ही मतलब गतिशील होती है और बहुत ही ज़्यादा मतलब राइप होती है। तो ऐसे में हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमको हमारी इमेजिनेशन को एक सही उड़ान मिली उस वक्त। और आज का जो ये एपिसोड है, ये हमारे चैनल कॉमिक्स एनिमल का एक नया सेक्शन हम शुरू कर रहे हैं, साक्षात्कार करके, जहाँ पर हम लोग इंटरव्यू करेंगे कॉमिक्स जगत से जुड़ी हुई कुछ पर्सनालिटीज़ की और जानेंगे उनके विचार। आज के इस एपिसोड में हम जिससे रूबरू हो रहे हैं, ये वो शख्सियत है जिन्होंने हम बच्चों को उस वक्त अपने एक से बढ़कर एक किरदारों के जरिए हमारी इमेजिनेशन को एक नई उड़ान दी और हमारा जो बचपन था उसको एक यादगार बनाया। स्वागत करिए श्री संजय गुप्ता जी का, जो आज हमारे साथ कॉमिक्स एनिमल के इस मंच पे जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका कॉमिक्स एनिमल के इस नए सेक्शन में। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने का। धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। और मैं कॉमिक्स एनिमल, धीरेन्द्र जी आपका और सभी राज कॉमिक्स के पाठकों का एक बार मेरा नमस्कार और धन्यवाद कि आज तक आज 36 साल होने को आए, इस सफ़र में सभी मेरे साथ हैं। सर, सबसे बड़ी बात तो थैंक यू हमें बोलना चाहिए आपको, क्योंकि आपने हमारे बचपन को वाकई में यादगार बनाया है अपने भिन्न भिन्न किरदारों के तहत। तो सर, शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले एक्चुअली द आइडिया इज टू रिविजिट जो राज कॉमिक्स का मतलब इतिहास रहा है 36 प्लस ईयर्स का एंड काउंटिंग, अभी भी चल ही रहा है, तो उसको हम फेस वाइज उसको रिविजिट करें। सो मैं शुरुआत करना चाहूँगा आपके साथ आपके कुछ दमदार किरदारों से। वैसे तो आपके एक पूरा यूनिवर्स क्रिएट किया हुआ है, बट कुछ 3 किरदार वो मेरे हिसाब से ऐसे रहे जो स्टैंड आउट करते हैं। उनकी जीवन रेखा बहुत लंबी रही, बहुत उतार चढ़ाव देखे उन किरदारों ने, और हमने भी उनके साथ वो सफ़र तय किया। तो पहले मेरा आपसे कुछ विचार जानना चाहूँगा आपके। सबसे पहले अगर मैं कहना चाहूँ, देश का सबसे पहला सुपर हीरो था नागराज, साल 1986। सो कुछ आप अपनी यादें शेयर करना चाहें कि किस तरह से उसको कंसीव किया गया और कैसा रहा मतलब शुरुआती सफ़र नागराज के साथ। धीरेन्द्र जी, एक्चुअली जब यादों में पीछे जाते हैं तो बचपन से ही मैं पब्लिकेशन इंडस्ट्री से हम लोग जुड़े रहे थे और पढ़ने में हमारी काफ़ी रुचि रही। और ख़ास तौर से हमारा जो रुचि थी वो कॉमिक्स में थी। मुझे उस समय भी कॉमिक्स पसंद थी और जिस भी तरह के प्रकाशन में कॉमिक्स प्रकाशित होती थी, जिस भी तरह की कॉमिक्स हमें मिल जाती थी पढ़ने के लिए, हम आप लोगों की तरह ही ढूंढ के उसके लिए पता नहीं कहाँ कहाँ जाते थे और वो पढ़ने की अपनी कोशिश करते थे। और ऐसा नहीं है कि हमें सब एकदम सहज उपलब्ध था, हमें भी हम भी उसमें लगे रहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके ये करैक्टर वो करैक्टर जो उस समय उपलब्ध था वो सब चीज़ें हम पढ़ने की कोशिश करते थे। और उसके लिए जैसे कि मुझे याद है कि नंदन पत्रिका हमारे ननिहाल में आती थी, तो वो हमें उपलब्ध नहीं थी, तो स्पेशली उसके लिए हम अपने ननिहाल में जाते थे और वहाँ हमने सबको ये बोला हुआ था कि जब भी मैगज़ीन आएगी तो हमारे लिए ज़रूर उसको संभाल के रखा जाए। अब इसमें भी हमें जो सबसे ज़्यादा पसंद था वो अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने तकरीबन उस समय की सभी जो कॉमिक्स थी वो पढ़ी थी। जैसे अमरचित कथा, अमरचित कथा हमारी अपनी शॉप थी तो वहाँ पर उपलब्ध थी और उसको हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा। उसके अलावा जो हमने पढ़ा वो इंद्रजाल कॉमिक्स थी जिसके अंदर सुपर हीरो कॉन्सेप्ट था।
तो जी। मैंड्रेक हो गया, फैंटम हो गया और आपका बाद में बहादुर आना शुरू हो गया जी, था, जी, जी। और बहुत सारे रिप कर्बी वगैरह बहुत सारे किरदार उसमें आए, वो बहुत ज़्यादा पसंद थी। उसी दौरान टीवी पे एक संडे की संडे वो आता था एनिमेटेड सीरियल स्पाइडरमैन का, जी, 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 जी। वो हमारे वक्त तक भी। बिल्कुल, तो वो हमें बहुत पसंद था और हम अपने सपने देखते थे कि ऐसा ही कुछ जो है हिंदुस्तान के जो रीडर्स हैं वो उनको देखने को मिले, व्यूअर्स को देखने को मिले और रीडर्स को पढ़ने के लिए मिले। कोई ऐसे ही सुपर हीरो हो जिसे सब अपना करीबी अपना साथी समझ सकें। तो ये एक सपना था जो काफ़ी सालों से हमारे दिल में था। तो जो आपका बचपन था वही हमारा बचपन रहा। तो 16 साल की उम्र से मैंने खैर लिखना तो बहुत पहले से शुरू कर दिया था, शॉर्ट स्टोरीज़ वगैरह मैं लिखता था। एक डायरी थी छोटी सी, उसमें लिखा करता था। मुझे आज भी याद है कि एक मैं सीरीज़ लिख रहा था जो कि खैर कभी छप नहीं पाई, लेकिन उसे लिखते हुए जैसे आप लोगों को जिनको भी शौक़ है लिखते हैं वैसे ही मुझे भी मज़ा आता था। उसके अंदर एक मैंने जासूस लिया था, यंग जासूस था और बहुत ही एक्शन पैक्ड वो कहानी थी, लेकिन मेरी भी यही दिक्कतें थी कि वो मैं किसको दिखाऊं। हालांकि हमारा परिवार जो था वो पब्लिकेशन इंडस्ट्री में ही था, लेकिन छोटे थे तो लगता था पिताजी के पास समय नहीं होता था कि उन्हें कैसे दिखाएं। तो ये सब था, तो वो डायरी के अंदर ही रह गया। लेकिन आज भी मैं मानता हूँ कि वो बहुत अच्छा कैरेक्टर था और जो एक्शन लिखा था वो बहुत अच्छा था। एनीवेज, तो ऐसे ही हम लोग इन्हीं सपनों और इन्हीं में बुनने में लगे रहते थे। एक इतवार का दिन था, हम भाई लोग बैठे हुए वो सीरियल देख रहे थे स्पाइडरमैन का, और पिताजी उसी समय कमरे में आए और बोले क्या देख रहे हो। तो हमने बताया कि ऐसे ऐसे स्पाइडरमैन देख रहे हैं। वो भी देखते थे अक्सर संडे के दिन ही उनके घर में, हमारे घर में संडे के दिन ही थोड़ी शांति होती थी, वो आधा घंटा 20-25 मिनट का एपिसोड होता था, बस उसी समय शांति होती थी और हम घर में मिलते थे। क्योंकि उस समय जैसे धीरेन्द्र जी ने कहा कि बच्चों के पास मनोरंजन के ज़्यादा साधन नहीं थे, तो हम लोग बाहर खेल कूद में ज़्यादा वो रहते थे इन्वॉल्व। तो घर में सिर्फ अगर देखा जाए तो सुबह उठने के बाद और रात के खाने के बीच में जो है हम बहुत ही कम ऐसे अवसर होते थे कि घर में हम टिकते थे। तो लाजमी था कि उनको इस चीज़ को लेके कुछ आश्चर्य रहता होगा। तो उन्होंने पूछा तो हमने बताया कि ये ऐसे ऐसे ये सीरियल आता है। और उस समय तक हम पिताजी जो है वो नॉवेल्स, उपन्यास वगैरह को छापते थे। और साथ ही ये भी बता दूं कि उपन्यासों में उनका उपन्यास जगत में उनका कोई सानी नहीं है। उनकी जो अनुभव है कहानियों को लेके, वो उसको कोई मैच नहीं कर सकता। तो उनसे हमने डिस्कशन किया इस बारे में। और कॉमिक्स तब तक बाज़ार में डायमंड कॉमिक्स छपना शुरू हो गई थी। कुछ कॉमिक्स नूतन और राधा मेरठ से आ रही थी और मनोज कॉमिक्स भी शुरू हो गई थी, लेकिन वो सब शुरुआती दौर में था। और डायमंड में जैसे कि आप जानते हैं ज़्यादातर कॉमिक्स जो हैं वो हास्य कॉमिक्स होती थी, कार्टून कॉमिक्स चाचा चौधरी वगैरह की, और मनोज कॉमिक्स में परिकथाएं छपती थी। और शायद उस समय मुझे अच्छी तरह याद नहीं ये जो उनकी राम रहीम इत्यादि शुरू हुए थे या नहीं हुए थे। तो हमारा विचार बना क्यों ना हम कॉमिक्स निकालें। और कॉमिक्स भी हमारी जो शुरुआत थी वो चित्रकथाओं से नहीं, एग्जैक्टली सुपर हीरो को लेके आने का हमारा विचार बना। और क्योंकि ये चित्रों के माध्यम से कहना चीज़ों को, ये एकदम नया विषय था हमारे लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए भी एक नया विषय था, खास तौर से सुपर हीरो के लिए। सुपर हीरो के संदर्भ में इतना काम नहीं हुआ था। तो हमने उसी दिन नागराज को लेके प्लानिंग करी। ये तो तय हो गया हमारे परिवार के बीच कि हाँ, हमें कॉमिक्स निकालनी है और सुपर हीरो निकालना है, लेकिन क्या सुपर हीरो होगा। तो ये मंत्रणा चल रही थी। ये मंत्रणा चली, काफ़ी अच्छे समय तक चली और हम लोग राजी हो गए थे। तो हमने उसी समय जो है वो कैरेक्टर डिस्कस करना शुरू कर दिया, नागराज। तो इस तरह से कह सकते हैं कि राज कॉमिक्स का जो सबसे पहला सुपर हीरो है वो नागराज है। लेकिन
नागराज ने अपना उतना ही समय आने में लिया अच्छा। जितना उसका बड़ा वजूद है। उससे पहले गगन और विनाशदूत नाम के 2 सुपर हीरो राज कॉमिक्स में पदार्पण कर चुके थे। अब नागराज को इतना समय क्यों लगा, क्योंकि जो सोच थी हमारी उसको कागज़ पे उतारने के लिए, चित्रित करने के लिए, लेखन के लिए वो समय लगना ही था। तो आज जो भी कुछ नागराज का जैसे कहते हैं कि फ्लैग बेयरर है राज कॉमिक्स का, उसके पीछे यही रीज़न है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की गई, जी। बहुत समय लिया गया, और वो हमारी उम्र उस सब्र की थी नहीं। लेकिन वो शायद उस करेक्टर ने ही उतना सब्र भी डाला। तो हमने यहाँ से उसका जो है एक सोच, विचार या आइडिया डेवलप हुआ। तो सर मैं थोड़ा क्यूरियस हूँ कि मतलब नागराज एक स्नेक मैन, मतलब ये कैसे आपके मन में आया कि हीरो हो, इंडियनाइज हो, वो मैं समझ गया आपकी बात, पर नागराज ही क्यों? देखिए, सबसे पहली बात तो यही थी कि उस कन्वर्सेशन में कि हम हीरो को इंडियनाइज रखेंगे, जिसे कि हम लोग रिलेट कर सकें और किसी को गर्व से बता सकें। और कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये भी था कि ये इंडियन ओरिजिन से होता हुआ ग्लोबली पहचान रखने वाला सुपर हीरो बने। तो उसको लेके हमने काफ़ी उसमें जो है सोच विचार किया। नटराज पहले हमारे दिमाग में आए, जो कि एक ग्लोबल वो रखते हैं पहचान। उसके बाद फिर बातों बातों में ये हुआ कि हाँ, नागों से भारत की पहचान, नागों का भी उसमें बहुत बड़ा हाथ है, तो क्यों ना हम नागों को लेके आएँ, तो नागों से रिलेटेड कोई ऐसा सुपर हीरो हो। तो वही सब चीज़ें बुनते 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 जो है वस्त्र तैयार हो गया। अच्छा, नहीं बहुत, और क्या तैयार हुआ, मतलब आज तक चल रहा है, और एक मतलब जो हमारी क्यूरियोसिटी है उसको बराबर बनाए रखिए। हर आने वाली नई कॉमिक्स के साथ किरदार वही है, लेकिन उसको उसने उस किरदार ने इतना डेवलपमेंट देखा है। सो आई थिंक वो बड़ा ही मतलब काबिल तारीफ है। हम लोग तो आज तक एक फ़ैन की तरह ही उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। देखिए, 34-36 सालों का ये सफ़र है, और आपने 90 का जिक्र किया। हालांकि ये शुरू 80 में हुआ था, और 80 में हमें बहुत सारी चीज़ों को इस पर रिसर्च किया कि अब ये सुपर हीरो तो बना दिया है, तो इसके सामने अपराध क्या होंगे, क्राइम फाइटिंग अगर ये करेगा तो किसके साथ करेगा। तो उस समय जो ताज़ा आतंकवाद को लेके चल रहा था देश में भी विदेशों में भी, तो उस पे हमने इसको आधारित किया कि आतंकवाद का दुश्मन नागराज। जी। क्योंकि उस समय हम लोग भी कहीं ना कहीं उस खौफ के साए में जी रहे थे। वो समय ऐसा था कि भारतवर्ष में इसके अलावा कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं थी। ये नई नई समस्या सिर उठा रही थी, और यहाँ तक कि जो हमारे देश के जो प्रधान थे वो तक उसके शिकार हो गए थे। ये 84 के दंगे भी लगभग वो सब उस टाइम। बिल्कुल। तो माहौल उस टाइम ऐसा था। तो हमें लगा कि हाँ, इस समय जो एक और बच्चों के मन में एक आतंक है, जो एक भय है, उसे दूर करने के लिए अगर नागराज को हम लेके आते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जी, ओके, काफ़ी दिलचस्प शुरुआत रही। पर इसका बस एक चीज़ ये बताइए कि जब आपने कंसीव किया नागराज को, आप सभी लोगों ने, और जब वो उसका पदार्पण हुआ, तो लगभग कितना टाइम लगा बीच में उस पर काम होने में और उसको मूर्त रूप देने में? देखिए, उसमें काफ़ी समय लगा, क्योंकि कारण क्या था समय लगने का। हमारे मन में ये था कि हम इसको सुपर हीरो को लेके आ रहे हैं, तो जो भी हिंदुस्तान के बेस्ट क्रिएटिव रचनाकार होंगे हम उन्हीं को इसके लिए अनुबंधित करेंगे या हायर करेंगे, या कुछ भी कह लीजिए। हालांकि हमारा राज कॉमिक्स में कभी भी किसी के साथ कोई एग्रीमेंट्स पे काम नहीं हुआ, क्योंकि हमारा मानना ये था कि जो क्रिएटिविटी है उसको अनुबंध में अपने आप ही बंध शब्द आ जाता है, बांधना ठीक नहीं है। वो आज तक भी हम उसी अपनी नीति पे चल रहे हैं। हाँ, जो भी रचनाकार रहे वो राज कॉमिक्स के साथ शुरू से अंत तक जुड़े रहे, आज भी जुड़े हुए हैं। तो हमें जो
सबसे बेहतरीन रचनाकारों से काम कराना था, तो उसकी एक जो ढूंढना था, तो उसमें समय लगना ही था। आज का समय तो था नहीं कि गूगल उठाया, किसी का नंबर चाहिए, कुछ चाहिए, वो मिल गया आसानी से। तो पहले तो खोज उन रचनाकारों की कौन होंगे। अब उस समय मान के चलिए अमर चित्रकथा में जो सर्वश्रेष्ठ चित्रकार थे वो अमर चित्रकथा में थे। अमर चित्रकथा हमने सारी पढ़ी हुई थी। तो हमारे सामने जो नाम उभर के आए वो CM विटांकर साहब के थे, और प्रताप मौलिक जी थे, दिलीप कदम जी थे, ये सब लोग थे। लेकिन इनको ढूंढना बहुत मुश्किल कार्य था, कहाँ बेस्ड हैं वो यही पता नहीं था। खैर किसी तरीके से वो ढूंढते ढूंढते हम लोग पुणे पहुंच गए, और पुणे पहुंचने के बाद जब हम मौलिक जी से पहली बार मिले तो उन्होंने उसको नागराज को स्वीकार कर लिया बनाना, और फिर उनसे बात करके हम वापस आ गए। अब समस्या ये थी कि उस समय मोबाइल कनेक्टिविटी भी, मतलब फ़ोन वगैरह की कनेक्टिविटी भी नहीं थी। बहुत मुश्किल से घरों में जो लैंडलाइन हुआ करते थे, लैंडलाइन ख़रीदना बहुत मुश्किल काम था, मतलब लेना मुश्किल काम था कनेक्शन। तो तो ये सब समस्याओं के चलते बातचीत हो नहीं पाती थी। तो उनका संदेश आया कि आप नागराज को किस तरह का बनाना चाहते हैं, तो कृपया मुझे उनका कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट बना के वो भिजवा दीजिए तो मैं काम शुरू करूं। तो हमने दिल्ली के ही एक चित्रकार थे जगदीश पंकज जी, जो इसी ट्रेड से जुड़े हुए थे, उनसे संपर्क किया। उनसे संपर्क करके हमने उनसे वो चित्र बनवाया जो हमारे दिमाग में था कि नागराज कैसा होना चाहिए, जो उसको चित्रों से बयां कर सके बिना कुछ कहे, तो वैसी क्या खूबियाँ हों जो देखते ही लगे कि हाँ ये नाग की शक्तियों से जुड़ा कोई किरदार है। तो उसके लिए हमने जगदीश पंकज जी के साथ उनके सामने बैठ के, इनफैक्ट बैठे नहीं थे, हमने खड़े खड़े ही बनवाया था। अच्छा। ना वो बैठे थे ना हम बैठे थे। तो टेबल पे उन्होंने रख के हमारे सामने बनाया कि हाँ इस तरह उसकी छाती पे स्केल्स होंगे और ग्रीन कलर का होगा, और वो जो टेक्सचर उसकी बॉडी का है वो सब कुछ, और देखने में कुछ ऐसा होगा कि लचीला हो, जैसे सांप में एक लचक होती है, वो सब कुछ हो। तो जितना हो सकता था आँख के अंदर वो जो एक सर्पीली आँख होती है वो कुछ दिखाई दे। और फिर सबसे महत्वपूर्ण एक और बात थी कि क्योंकि चेहरे पे उसके कोई मास्क नहीं था, आपके और मेरे जैसा एक वो इंसान था, तो क्या करेंगे कि वो चेहरा देखते ही लगे कि वो नागराज है, जो उसकी पहचान आगे तक बना दे। तो उसके लिए हमने उसका जो हेयर स्टाइल था उस पर एक स्नेक का नाक का जो है फन, बड़ा आइकॉनिक, हाँ वो हाँ, तो वो फन उनको बोल के उसमें कॉन्सेप्ट आर्ट में बनवाया। फिर वो कॉन्सेप्ट आर्ट जब वो तैयार हो गया वो हमने मौलिक जी को भेजा। उसके बाद से वो नागराज उभर के जैसा चाहते थे हम, वो उभर के सामने आया। और एक चीज़ और मैं बता दूं चित्रकारी से संबंधित, कि उस समय क्योंकि हिंदुस्तान में ज़्यादा काम सुपर हीरोज़ पे नहीं हुआ था, तो जिस तरह का, ऐसा नहीं है, वो बहुत काबिल चित्रकार थे हिंदुस्तान में, जब हम स्क्रिप्ट भेजते तो कोई भी कुछ भी बना सकता था, लेकिन नागराज को बनाना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण था, और एक हमारी जिद थी कि हम उसे अपने जैसा हमारे मन दिमाग में विचारों में है वैसा नागराज हम देख पाएँ, दिखा पाएँ। उन चीज़ों को लेके काफ़ी समय लगना था, सो वो लगता गया। अब चित्रकार थे, लेकिन किसी को सुपर हीरो का जो एक खड़े होने का, चलने का, मूव करने का जो भी एक जो उसका एटीट्यूड होता है वो सब पे काम नहीं हुआ था। ज़्यादातर जो चित्रकार थे उन्होंने भगवानों के चित्र बनाए थे, या क्या नाम है, स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र बनाए थे, राजा महाराजाओं के चित्र बनाए थे। लेकिन एक जो ख़ास तरीका होता है वो थोड़ा सा समझाने के लिए वक्त लगा, और अडॉप्ट करने में भी वक्त लगा चित्रकारों को। उसमें मैं मौलिक जी की जो एक खूबी है, या जो उनका एक ऊंचा मुकाम है उसका, वो बहुत ज़्यादा मानता हूँ कि उन्हें उतना वक्त नहीं लगा, और जो चीज़ हम चाहिए थी वो चीज़ उन्होंने कागजों पे उतार के नागराज को बहुत अच्छा एक स्वरूप दिया। इसके अलावा अभी हम पहले कहानी वाले पार्ट पे आते हैं। कहानी वाले पार्ट पे आते हैं तो हमें नागराज का
पता था कि हमें नागराज को किस तरह कहाँ कहाँ ले जाना है। अगेन हमारी उम्र क्योंकि छोटी थी, फिर वही एक जो ब्लॉकेज था दिमाग में, कि अवरोध था कि पता नहीं कि हमारे नाम से ये कहानियाँ बाज़ार में स्वीकृत की जाएंगी या नहीं की जाएंगी। ये एक उस समय का था थॉट प्रोसेस। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इसमें जो भी मार्केट में जो बेस्ट राइटर हैं उनमें से किसी को हायर किया जाए और उनसे जो कुछ हमारे दिमाग में है उसको हम लिखवाएं। तो उस समय हमने परशुराम शर्मा जी थे, वेदप्रकाश शर्मा जी थे, और ऐसे बहुत एक्शन कॉमिक्स लिखने वाले राइटर्स थे। उनसे अपने विचार साझा किए। वेदप्रकाश शर्मा जी उस समय काफ़ी व्यस्त थे अपने उपन्यासों में, और फिर बाद में जो है परशुराम शर्मा जी के पास हम ठहर गए। उनसे हमने नागराज को लिखवाना शुरू किया। तो ये तो लेखन और चित्रकारी से संबंधित इस किरदार का क्रिएशन या रचना की बात हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आगे बढ़े तो सर, नागराज के पीछे पीछे चलता आया एक और सुपर हीरो, सुपर कमांडो ध्रुव जी। और दोनों की यारी बहुत मतलब एक अपने आप में काफ़ी बेमिसाल रही है। बेमिसाल रही है, और नए नए मुकाम उन्होंने हासिल किए। और ये सफ़र, हालांकि दोनों इंडिविजुअल कैपेसिटी में अलग अलग शहरों में के रक्षक थे, लेकिन साथ में भी उन्होंने काफ़ी बैटल लड़ी हैं। और एक पूरे जो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस उन्होंने दिए हैं दोनों किरदारों ने। तो थोड़ा मैं आपसे चाहता हूँ कि अगर हम वापस जाएँ शुरुआती दौर में, क्योंकि अभी हमने नागराज की बात करी और अनुपम सिन्हा जी ने जो एक किरदार ध्रुव को भी इंट्रोड्यूस किया, तो आपकी और उनसे जो इनिशियल स्टेजेस पे कुछ एक ऐसी याद हो जो आप शेयर करना चाहें, और ये उसी दौर की जब ध्रुव की रचना आप लोगों के दिमाग में थी, तो उस दौर से कुछ ऐसा जुड़ा हुआ कुछ आप बताएं हमें। देखिए, हमारे दिमाग में रचनाएं तो बहुत सारी थी। हमें नागराज निकाल चुके थे, हम प्रकाशित कर चुके थे, और थोड़ा बहुत सही सब कुछ चल रहा था। साथ ही हमें एक ज़रूरत महसूस हुई कि क्यों ना नागराज के साथ और भी किरदार हों। और अगेन वही समस्या सामने आ रही थी, जैसे मैंने कहा चित्रकारों को नहीं थी समझ सुपर हीरो की, वैसे ही लेखकों को उस चित्रकारी सुपर हीरोज़ वाली जो विधा है उसको लिखने वाले लेखक भी नहीं थे बाजार में हमारी समझ के हिसाब से। नेचुरली कोई प्रेसिडेंट नहीं था जिसको देख के फॉलो करते। जी जी जी। तो हमें एक ये हॉलो सा लगता था कि हम किसे बताएं, कैसे मतलब इस चीज़ को सामने लेके आएँ कि सुपर हीरो ऐसा होता है। एक बात बता देंगे, दो बात बता देंगे, लेकिन जो कंप्लीट कॉमिक्स बन के आएगी। तो उसी दरमियान क्या हुआ कि ज़रूरत थी, और जब ज़रूरत होती है तो आपकी सर्च भी शुरू हो जाती है, खोज भी शुरू हो जाती है। तो उसी समय चित्र भारती एक कॉमिक्स शुरू हुई थी जिसके अंदर एक करेक्टर डिटेक्टिव कपिल को हमने देखा, और वो पढ़ के उसके चित्र देख के हाँ यही तो हमारी खोज थी, ये तो सब कुछ जानते हैं जी। तो क्यों ना सब कुछ छोड़ के पहले इनसे जो है संपर्क किया जाए। तो वो नाम था अनुपम सिन्हा जी। वो सिग्नेचर स्टाइल मैंने कहीं पे पढ़ा था, अनुपम किया था। तो वो नाम था अनुपम सिन्हा। तो फिर वही परेशानी कि भाई उस समय संपर्क करना इतना आसान नहीं रहा करता था। तो ये भी भगवान का एक कहेंगे वरदान ही था कि मनोज कॉमिक्स में जो कि हमारे चाचा जी की ये है, हम एक ही घर में रहा करते थे। तो उनका जो ऑफिस था वो उसी बेसमेंट में था घर में। तो एक दिन हम अपने घर से निकल रहे थे और अचानक ही सामने अनुपम सिन्हा जी को हमने खड़े पाया। वो प्रवेश कर रहे थे, पहली बार मनोज कॉमिक्स में उनका शायद साक्षात्कार था। और हमने उन्हें पहचाना कैसे, क्योंकि उस कॉमिक्स के अंदर उनकी चित्र छपा हुआ था, जो अनुपम जी का जो डिटेक्टिव कपिल था। हाँ ये तो अनुपम जी हैं। मैं और मेरे ब्रदर ने कहा हाँ ये तो अनुपम जी हैं। तो क्या किया जाए, तो हम अपने घर से निकल के थोड़ा आगे तक चले गए और आपस में यही करें क्या भाई, इनसे कैसे संपर्क करें। तब तक वो
मनोज कॉमिक्स के ऑफिस में उतर गए होंगे। तो हम लोग क्या करें, उन्होंने कहा नहीं आगे नहीं बढ़ना, रुको पलटो वापस जाओ। और वापस जाके जो है वहीं घर के गेट के बाहर ही खड़े हो गए। अच्छा। और वहाँ खड़े होकर हम इंतज़ार करने लगे कि भाई जैसे ये आएंगे इनसे मुलाकात करेंगे। 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जो भी टाइम उनको लगा, 1 घंटा 1.5 घंटा हम लोग खड़े रहे। और फिर अनुपम जी जब बाहर आए, उनसे हमने अपना आपस में परिचय किया। तो क्या बोले, ठीक है हम ऐसे ऐसे कॉमिक्स बनवाना चाहते हैं आपसे, कोई करेक्टर ऐसा हो, सुपर हीरो हो। तो ठीक है, वो बोले हाँ, कुछ हमने आपस में अपने कॉन्टैक्ट्स वगैरह शेयर कर लिए। उसके बाद और कॉन्टैक्ट्स शेयर आज की तरह नहीं, आजकल तो बहुत आसान है, मतलब नाम, आप इसे समझो कि नाम और पता यही कांटेक्ट हुआ करता था। आप चिट्ठी पत्री कर सकते थे। तो उसके बाद जो है उनके साथ चिट्ठी पत्री शुरू हो गई। अनुपम जी उस समय जहाँ तक मुझे याद है वैसे तो कानपुर से हैं, पर शायद उस समय वो पहुँच गए थे मुंबई, ये थोड़ा सा अभी याद नहीं है। तो उनसे चिट्ठी पत्री से बातचीत शुरू हुई, फिर मिलना जुलना भी हुआ, आए भी, बैठे, क्या चाहिए आपको। हमने कहा कि ऐसे ऐसे कोई सुपर हीरो चाहिए, आप बताइए, आप कुछ अपना जो है व्यू पॉइंट वगैरह दीजिए। तो उन्होंने जो है ध्रुव के बारे में जिक्र शुरू हुआ। तो हमने कहा भाई इस समय दिमाग से ज़्यादा कुछ नहीं सोचना, बस इनकी हाँ चाहिए। और इस तरीके से खैर सिलसिला शुरू हुआ और सुपर कमांडो ध्रुव जो है वो एग्जिस्टेंस में आया। और जैसे कि हमें कपिल को देख के विश्वास था कि हाँ जो भी कुछ अनुपम जी बनाएंगे वो बेहतरीन होगा। और मुझे लगता है कि अनुपम जी ने भी जो ध्रुव को बनाया वो वाकई ही उनका बेस्ट था। वो और उसी कारण से ध्रुव ने आते ही अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ने शुरू कर दिए, एक कनेक्ट कर लिया। अच्छा, अब बात रही कि उनकी यारी की, उनकी दोस्ती की, नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव की। तो नागराज और इसके अलावा अनुपम जी से हमारा जो रिश्ता था वो इतना प्रगाढ़ होता चला गया। उसके पीछे शायद यही एक रीज़न था, क्योंकि बाद में हमें पता लगा कि मनोज कॉमिक्स को जो उन्होंने पिच किया अपना, वो उन्हें पसंद नहीं आया। उन्होंने उन्हें ऑफ़र किया कि जैसे उस समय तो मनोज कॉमिक्स में तकरीबन इंडस्ट्री के सभी लोग काम कर रहे थे, सभी आर्टिस्ट राइटर्स काम कर रहे थे। उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट उन्हें पिच किए कि भाई आप राजा रानी की लिखो या ये शैक्षिक कहानियाँ जो होती हैं। तो अनुपम जी उस चीज़ के लिए तो नहीं बने थे, तो वो शायद उन्हें मना करके आ गए थे। और क्योंकि उनका और हमारा जो था इंटरेस्ट वो बिल्कुल सेम था। उससे पहले भी उन्होंने जैसे शायद सुना डायमंड कॉमिक्स में भी करा था, तो वहाँ भी उनको जो उनके मन की चीज़ थी वो नहीं हो पाई। तो यहाँ जो हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई, तो अब मतलब घर जैसी बात है। तो जो हमारे आपस के फ़ोन की कनेक्टिविटी से ज़्यादा जो मन की और दिल की कनेक्टिविटी है वो ज़्यादा है। तो ध्रुव और नागराज, तो मुझे लगा जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ी, कोई अनुभव तो हमें उतना ज़्यादा नहीं था, पर जब आप कोई चीज़ शुरू करते हैं और आप उसके अंदर पूरी तरीके से जुटे हुए होते हैं दिल से और मन से, तो ये चीज़ें अपने आप ही पैदा होनी शुरू हो जाती हैं कि एक यूनिवर्स है जिसमें हिंदुस्तान में ये सुपर हीरोज़ हैं, क्राइम हो रहा है, तो ये आपस में क्यों नहीं मिलते जुलते, मिलेंगे जुलेंगे, मिलजुल के। हाँ, कभी तो ऐसा हुआ। तो ऐसा लगा कि भाई अगर इनको दोनों को साथ लेके आया जाए तो जो पूरी प्रकाशन जगत है या कॉमिक्स का जो दुनिया है इसमें तहलका मच जाएगा। और मुझे बहुत अच्छी तरह याद है नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स के लिए इतना पागलपन अपने मेरे समकालीन जितने बच्चे थे सारे खरीदे थे। और जिस वक्त वो कॉमिक्स आई, अब मुझे अंदाज़ा तो नहीं कि उसकी सेल कितनी होगी, प्रॉब्ली आपको ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा होगा, लेकिन वो बहुत पॉपुलर रही वो कॉमिक्स, वो डाइजेस्ट जी। नागराज और सुपर कमांडो, कोई शक नहीं है इसमें। पहली बार दो मतलब गद्दावर कैरेक्टर्स साथ में आए। वो तो बात सही है, लेकिन वो मैं ही बता सकता हूँ कि उसके लिखने में मुझे कितना स्ट्रगल करना पड़ा। अच्छा। क्योंकि नागराज जैसी फैंटेसी
भोकाल डोगा ये सब तो लिखी जा सकती है, लेकिन ध्रुव को लिखना उतना आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल कार्य है। और तब जबकि आप अच्छी तरह से करेक्टर को समझते भी नहीं हैं। मैंने वो बीड़ा उठाया नागरा सुपरकमांडो ध्रुव में, इसको मैं लेके आया साथ, और पूरी लिखने के बाद ये मैं ही जानता हूँ कि मुझे पता था कि इसमें बहुत जो है गड़बड़ें हो चुकी लेकिन उस समय का समय ऐसा था, कहानियाँ चाहिए थी तो लोगों को अच्छी लगी। उसके साथ जुड़े हुए जितने भी किस्से हैं वो एक अलग है, वो भी चलो वो भी हमारे जीवन के मज़ेदार किस्सों में गिनेंगे हम। जी। और थोड़ा लगा कि नहीं ये, पर उसकी सफलता के बाद और मुझे लोगों ने कहा कि नहीं आप एक और हाँ जो एक और जो है गलती, एक और एक और ऐसी गलती करो ये जो काम है मेल मिलाप का, ये इतना शुभ काम है कि गलती माफ़ कर देंगे तो खैर बुगाकू लिखी, बुगाकू लोगों ने काफ़ी पसंद की, और जो मनोरंजन था दिमाग में कि भाई मनोरंजन मिला लोगों को। लेकिन उसके बाद मैंने नागराज ध्रुव को लिखने से अपने आप को पीछे हटा लिया। मैंने कहा अनुपम जी आप ही क्यों नहीं ये कार्य खुद करते, अच्छा क्यों बेकार में दूसरों को चांस दे रहे हैं, आप इसके लिए सबसे बेहतर हैं तो आप करिए। उसके बाद फिर अनुपम जी ने ये जिम्मा अपने हाथ में ले लिया, जो अभी आप कहें कि नगायन या महानगायन तक वो सिलसिला चल रहा है। तो मतलब साथ में उनको एक पोर्ट्रे करना एक चैलेंजिंग रहा आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि एक थोड़ा हाँ बहुत बड़ा चैलेंज था। देखिए एक और भी बात थी कि उस समय ध्रुव की बहुत ज़्यादा कॉमिक्स आई नहीं थी, तो आपके पास समझने लायक उतना वो नहीं था कि भाई कोई एक मटेरियल होता है, सोर्स मटेरियल या ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको समझ के लोग बाग जो है पढ़ के समझ सकते हैं, तो उतना भी मेरे पास नहीं था। और ध्रुव के किरदार का विस्तार भी नहीं हुआ था उतना, नहीं वो भी विस्तार भी नहीं हुआ था। उसके बाद भी देखिए अनुपम सिन्हा जी की जो समझ है, अनुभव है, जो क्लास है, उसे पकड़ना तो बहुत मुश्किल है, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली बात है। कोशिशें करनी चाहिए हर एक किसी को, कर रहे हैं आज के सभी लेखक जो हैं वो कोशिशें कर रहे हैं। तो मैं अपने राइटर्स को कहता था, काफ़ी लंबे समय तक मैं उन्हें कहा करता था कि भाई जो लेखनी का तरीका अनुपम जी का है उसको समझो। मैं खुद नहीं समझा था, लेकिन मैं अपने लेखकों से कहता था कि इसको समझो, क्योंकि मैं भी समझने के उस प्रोसेस में था। मैं अनुपम जी से जब भी मीटिंग होती थी मैं समझने की कोशिश करता था, सवाल छोड़ छोड़ के कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ मैं खुद भी उस प्रोसेस में था, और मैं मन में इसको लेके, और मैं जब अपने लेखकों से कहता था भाई आप देखो ना कि ध्रुव किस तरीके से, अनुपम जी ने ध्रुव को समस्या में पहले कैसे फंसाया और फिर कैसे बाहर निकाला, ठीक है। अनुपम जी किस तरीके से क्लाइमैक्स को पहले से ही सस्पेंस बना के चलते हैं, तो उन चीज़ों को समझो। ये सब चीज़ें जानते बूझते भी मैं उनसे कह रहा हूँ और खुद नहीं समझ पा खुद नहीं पकड़ तो उसमें एक समय लगा, और समय के बाद वो चीज़ों को समझ आती गई। तो खैर, तो आज की कहानियाँ इसीलिए थोड़ी सी मैच्योर कहानियाँ हैं। पहले क्या होता था, पहले कहानियों में एक विलेन ले लिया, भाई वो क्या नाम है, गोंद फेंक रहा है विलेन, लिबर्टी ले ली सबको। हाँ नहीं, लिबर्टी की क्या कहें, लिबर्टी तो ऐसा देखो, लेखक सबसे बड़ी गलती क्या करता है, लेखक सबसे बड़ी गलती ये करता है कि वो अपने जो पेज पूरे करने हैं, मतलब मान लीजिए 32 पेज का, 64 पेज का, 90 पेज का उसे वो पूरा करना है। कहानी में जब तक समस्याएं नहीं आएंगी, जब तक लेखक नहीं फंसेगा ना, लेखक खुद नहीं फंसेगा कि यार ये मैं कैसे करूं, और वो उसको चैलेंज को एक्सेप्ट करके उस सिचुएशन को डालेगा, उससे बाहर निकलेगा, तभी कहानी अच्छी बनेगी। और अगर वो उस सिचुएशन को ये सोच के रही तो बड़ी मुश्किल है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा इससे सुपर हीरो बाहर कैसे निकलेगा, डाल तो दूंगा, निकालना तो बहुत मुश्किल है, तो वो स्किप कर जाएगा। उसने जहाँ वो स्किप कर दी तो उसकी जो एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी एक अच्छी कहानी लिखने की, वो मिस हो गई। तो जैसे जैसे मुझे समझ में आने लगा, मैंने लेखकों को बोला कि भाई देखो, जब तक आप किरदार को मुसीबत में नहीं फंसाओगे, और ऐसी मुसीबत जिसका कि कोई
सोच ही नहीं सकता इसे कि इससे बाहर कैसे निकलेंगे। जैसे नागराज वो सांपों के जाल में चिपका हुआ था हाँ हाँ एंड में, हाँ। तो वो क्लाइमेक्स सीन था और हर कोई सोच रहा नागराज इससे बाहर कैसे बाहर निकलेगा। कैसे निकलेगा। तो अगर आप ऐसी समस्या नहीं लाओगे तो फिर अगली कहानी के लिए आपको नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव, वो जो लास्ट वाला माइंस वाला सीन बता रहे हैं नहीं कौन नहीं सा? नहीं 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 जो साकुरा का ये विसर्पी शादी का साकुरा चक्रव्यूह वाले में एक किसी कॉमिक्स में नागराज का अंत या किसमें था हाँ वो सीन। जी जी ठीक है ठीक है। तो ऐसे तो खैर बहुत हैं, तो सारे मैं तो सीन, एक का एक का मुझे वो जिक्र कर। हिरोशिमा वाला पोर्शन याद आ गया, नागराज सुपर कमांडो ध्रुव वाला। नहीं नहीं, हम्म। तब तो हम बालक थे। वो तो उस समय लिखने में क्या था, उसमें फंसा दिया, उसके बाद कुछ भी दिखा देंगे हाँ, कुछ भी दिखा दिया और निकल के हाँ आ गया। वो लॉजिक भी नहीं हो तो चलता है। हाँ तो लेकिन अनुपम जी जो भी लिखते थे उसमें लॉजिक होता था। जी जी। तो वो जो है यादों में बस जाता था, वो बांध के रखता था, वो इस तरीके से चलता उनकी जो क्लासिक्स थी सुपर कमांडो ध्रुव की, इनिशियल सारी जितनी भी मतलब सिंगल्स में आई थी कॉपी, था। ग्रैंड मास्टर मतलब रोबो। हाँ, ग्रैंड मास्टर तो फिर भी डाइजेस्ट थी, जैसे एक दिन की मौत, हाँ। उड़न तस्वीर के बंदर, सारे काफी मतलब काबिल तारीफ स्टोरी लाइंस। आप देखेंगे ना सारी कहानियों में स्टोरी लाइन जो थी बहुत डिफरेंट थी जी आप एक हर कॉमिक से अगली कॉमिक से एक नई विधा पढ़ रहे होते थे। हाँ बिल्कुल सही। जो आपने कभी सोची भी नहीं थी। तो यही सफलता का कारण है। ध्रुव की जो बेमिसाल सफलता है उसका रीज़न यही है। बट आप लोग का जो रिलेशनशिप है, मतलब आप लोग की दोस्ती और जो आपसी अंडरस्टैंडिंग है, वो आपके किरदारों में भी देखी हमें। नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव के बीच में भी जो तालमेल था कि भाई मैं राजनगर संभालता हूँ तो महानगर संभाल, और बीच में जब हम कहीं एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे तो वो समझदारी जो हमें उन किरदारों में दिखी, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप लोग का भी रिफ्लेक्शन था उसमें। ये तो खैर मैं कैसे बताऊं। नहीं, मैं बीइंग एन आउटसाइडर मैं बता सकता हूँ। सो सर, आपने अभी यहाँ पे एक बात कही कि आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग था कि नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव को साथ में एक प्लेटफॉर्म पे एक नैरेटिव लिखना, एक स्टोरी लिखना और उसको साथ जस्टिफाई करना, लेकिन आपने आई थिंक इससे भी मुश्किल काम एक किया जब आप 1993 में डोगा नाम के किरदार को लेके आए। तो डोगा के नाम के किरदार पे मैं इसलिए भी आ रहा हूँ सर, क्योंकि ये बड़ा आइकॉनिक किरदार है जो आपने गढ़ा, और किस तरह से ये हमारे मन में या और दिल में घर कर गया मैं आपको बताता हूँ। मैं उस टाइम पे छोटा था और तकरीबन मतलब 10-15 कॉमिक्स में पढ़ चुका था। नागराज थोड़ी बहुत, नागराज की थोड़ी बहुत, ध्रुव की थोड़ी ऐसी अलग है, बाकी लार्जली नंदन वगैरह ही पढ़ते थे हम लोग भी। तो जब डोगा की मैं एडवर्टीजमेंट देखे कि एक अजीब सी कुत्ते सी सूरत है, उसकी नकाब ओढ़ा हुआ से, डॉग का मास्क है और एकदम बलिष्ठ, एकदम 6 फुटा लंबा किरदार है और ऐसे स्टेन गन कंधे पे रखा हुआ है, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि मस्कुलिनिटी का मतलब जीता जाता एग्जाम्पल। तो वो हमको बड़ा मन में घर कर गया किरदार। और एक चीज़ मन में ये भी थी कि जब नागराज का पदार्पण हुआ 86 में और ध्रुव का 87 में, तो हम लोग को उस टाइम पे मतलब रेडिली वो अवेलेबल नहीं थे, हम तो बाद में जाके पढ़ा उनको। बट अब एक ऐसा किरदार आता हुआ दिख रहा है जो हमारी एज लाइन के बाद आया और उसके बाद ग्रो करेगा। तो कर्फ्यू के लिए हमने जितना वेट किया, मतलब मैंने खासकर और मेरा फ्रेंड सर्कल में भी, हम लोग अपने मैचेस थोड़े छोड़ देते थे, लेकिन उससे जुड़ा हुआ कहीं कुछ जानकारी मिल जाए, जो लोकल पटरी पे दुकान लगाते थे बुक सेलर्स वगैरह, उनसे हम जानकारी लेते थे कि ये उस समय का सोशल मीडिया वही था ना। सोशल मीडिया वही था। हाँ। तो जो पटरी पे शॉप्स लगाते थे वो नॉवेल्स होते थे एक साइड में और एक स्टैकअप करके रखते थे कॉमिक्स को और पोस्टर्स वगैरह। तो हम उनसे पूछते थे कि इसमें आगामी कॉमिक्स तो लिखा हुआ है, और हमें भी उतनी जानकारी नहीं कि आपको पत्र लिखें या कुछ करें। खैर इतने बालक थे हम लोग, बच्चे थे, कहाँ से इतना कुछ करते हैं, कहाँ तो इनलैंड लेटर ढूंढना है, कहाँ लिखना आपको। बट हम पूछते थे कि कब आ रही है। और जो किरदार सर वो आया, आप प्लीज़ ये थोड़ा बताइए कि कैसे आपने इसको कंसीव किया। बताता हूँ, बीच में आपने जो बोला उससे तो चीज़ें याद आ गई। जैसे आपने कहा कि जो पटरी वाले थे, उनमें से बहुत ऐसे थे, क्योंकि मैं शॉप पे बैठता था, उनमें से बहुत ऐसे थे जो कि पढ़ना नहीं जानते थे। लेकिन मज़ेदार बात है कि उनकी जो जानकारी थी इन सुपर हीरोज़ के लिए वो बहुत गजब की थी। तो आते थे, वो उसके बारे में सब कुछ जानते थे। वो किस लिए जानते थे, जैसे मैंने कहा ना कि उस समय का सोशल मीडिया वही था। तो उनके साथ बैठ के वो जो पाठक थे वो भी उनके साथ कहानियाँ, मतलब अच्छी तरीके से मुझे याद है वो वाक़े बताते थे कि इसकी कहानी ये है, उसकी कहानी है, मतलब तो वो सब चीज़ें चलती थी। ये अपनी एक अलग ही दुनिया थी। उसके मतलब जब तक आपको कोई चीज़ पसंद ना हो और वो आप उसके बारे में किसी से बातचीत ना करें, मज़ा नहीं आता। मतलब मज़ा दबा रह जाता है, वो बाहर आना ज़रूरी है। तो ऐसा था। रही बात डोगा की, तो जैसा मैंने आपको कहा कि नागराज के आने के बाद हमारे मन में ये हो गया था कि
और भी सुपर हीरोज़ होने चाहिए। तो अब वो कौन कौन से हों, कैसी कैसी उनकी शक्ति हो, क्या उनका उद्देश्य हो, ये सब चीज़ों पे चलता रहता था दिमाग में। और इसी बीच जो है एक विचार आया कि क्यों ना हम एक, जैसे ध्रुव है ज़मीन से जुड़ा हुआ है, वैसे एक किरदार हम ज़मीन से जुड़ा हुआ लेके आएँ, जिसके पास कोई अति शक्ति नहीं होगी, सुपर पावर नहीं होगी, और वो आम आदमी के साथ जो जुल्म हो रहे हैं, वो तो आतंकवादियों से लड़ रहा था, देश देश का सफ़र कर रहा था, देश विदेश में जा रहा था, तो वो आम आदमी का जो प्रॉब्लम्स हैं डे टू डे, कोई भी आया कुछ ऐसे ही गुंडागर्दी में तमाचा मार के चला गया, कुछ छीन के ले गया, वो किसको पुकारेगा? वो किसको पुकारेगा? तो उसको लेके एक दिमाग में ये करैक्टर था, लेकिन वो डोगा होगा या क्या होगा वो अभी आना बाकी था। तो फिर लगा कि हाँ भाई कौन हो सकता है, और एक समय समय की बात होती है कि जो चीज़ चल रही है वही उस पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित होता है कि भाई नागराज है, वो कोई एक जानवर से रिलेटेड है, तो कुछ ऐसा ही इधर हो, वही पहचान को लेके कि उसका मास्क वगैरह ये सब कुछ दिमाग में चल रहा था। तो क्यों ना कुत्ते को रखा जाए, जो कि एक वफादार है, इंसान का दोस्त है, सबसे पुराना साथी है, तो उसको लेके आया जाए। इसमें बहुत सारी टाइम लगा, बहुत सारी स्टेजेस में ये कंसीव हुआ। शुरू में वो चेहरा था नहीं, आपको याद होगा पहला जो विज्ञापन था, वो जो आप कह रहे हैं फेसलेस था, एकदम वाइट पोर्शन छोड़ा हुआ था। हाँ जी। तो तब तक कंसीव नहीं हुआ था वो फेस, चेहरा हाँ, चेहरा उसके बाद हुआ। मतलब मुझे लगा उस टाइम आपने क्यूरियोसिटी जगाने के लिए वो फेस छोड़ दिया। नहीं, वो फेस बना नहीं था, वो ऐड, क्योंकि कॉमिक्स छपने जानी थी तो ऐड देना था, वो चेहरा हटा दिया। और तब तक जो अपने एडिसन जी, मनु जी जो है, उस चेहरे को बनाने में जुटे हुए थे। तो जिसमें एक वफादारी हो, जो कि एक जो एक भरोसे की, ट्रस्ट की मिसाल पैदा कर सके, जिसको अपने आप मन में बसा के सोच सके, हाँ मैं आराम से सो सकता हूँ, मैं आराम से ट्रैवल कर सकता हूँ, मैं पैसा भी ले जा सकता हूँ, कोई है जो देखने का रखवाली करे। तो वो कुत्ता ही सबसे ज़्यादा हो सकता था। अब बहुत सारे वो थे कि भाई कुत्ते का चेहरा अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। ये हमारे सामने जो कुत्ते थे वो उस तरह के, उस समय हमने कही है कि जैसे कि ये बुलडॉग हो गया, या बॉक्सर, ये डोगा बॉक्सर का जो चेहरा है वो बॉक्सर का है, तो वो सब हमारे सामने कुछ थे नहीं। मनु जी ने उसको कंसीव किया उस तरीके से, उस चेहरे को, कि हाँ उन्होंने कई दिखाए, तो हमने उसको चुन लिया कि ये चेहरा ठीक है जी। तो हाँ, कौन सा कई बनाए थे उस समय, वो दिल्ली में थे ऑफिस में काफ़ी टाइम, वहीं बैठ के उन्होंने बहुत सारे चेहरे बनाए थे। तो किसी में कुछ बता के कि नहीं ये जो थूथन है बाहर ज़्यादा आ गया, अजीब लगेगा, तो कुछ ऐसा वो थूथन अंदर फ्लैट हो, जो ह्यूमन, हाँ ह्यूमन से थोड़ा सा वो रिलेट करे। तो ये सब कुछ उसके। सर बहुत ही उम्दा कैरेक्टर आपका, और मतलब जितना अनुपम सर को मुझे लग रहा है कि वो ध्रुव को गढ़ने में और उसको मेंटेन करने में मशक्कत हुई होगी, आपके लिए भी कोई रास्ता आसान नहीं रहा होगा। नहीं, रास्ता तो कभी भी आसान नहीं रहा। कोई भी, चाहे कैरेक्टर कोई भी आप लेके आ रहे हो, रास्ता आसान नहीं रहता। अगर हम उनकी बात करें गगन और विनाश दूत की, तो वो उस समय हमने ये सोच के छापा था, चलो भाई अब कॉमिक्स निकालनी तो है। 2 साल हो गए थे हमें कॉमिक्स के पीछे सब करते हुए, आर्टिस्ट ढूंढते हुए, राइटर्स ढूंढते हुए, तो निकालनी है तो करके जो है वो हमने निकाल दिया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें भी कोई सोच विचार या करेक्शंस नहीं हुई थी। पर क्योंकि हम नागराज को बनाने में अपना ज़्यादा टाइम ले रहे थे, तो उन्हें उतना समय और उतना वो नहीं अटेंशन मिली, जिसके कारण वो थोड़ा बैक बर्नर पे रहे। ठीक है सर, इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल था, जो कि अच्छी बात है, मतलब फ्लो में उसी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो ट्रेन सही जा रही है हमारी। सर ये जो व्यस्तता के चलते जैसे बाकी किरदारों पे उतना टाइम नहीं दे पाए, नहीं तो शायद उनका भी उतना ही विस्तार होता। बिल्कुल। बहुत बाद में आके हमने सर्वनायक में देखा कि वो किरदार भी अच्छे लग रहे थे बड़े, गगन विनाश दूत, माय टी प्लीज देख के कि मतलब सरप्राइजिंगली। और सर जो ये
1990 का जो दशक था, जो 2000 तक चला, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है बहुत ही ज़बरदस्त पीरियड था। मतलब ये वो दौर था जब लोगों ने खूब बेहिसाब कॉमिक्स पढ़ी हैं और खरीदते थे, पढ़ते थे, किराए पे लेते थे, लेकिन एक क्रेज़ था, वहाँ मार्केट में डिमांड थी एक। तो इस दौरान जाहिर सी बात है आपने कुछ नए किरदारों से आप भी एक्सपेरिमेंट किया, जैसे कि एक यूनिवर्स बढ़ाना तो बहुत लाजमी सी बात है कि नागराज हुआ, फिर एक ध्रुव की ज़रूरत महसूस की गई, फिर एक समकक्ष एक डोगा नाम का किरदार भी आया, फिर आपने बाकी कुछ कैरेक्टर्स भी एक्सप्लोर किए, जैसे अश्वराज हो गया, जैसे आपका गोजो हो गया। बट ये जो कुछ किरदार थे, जैसे इंस्पेक्टर स्टील हो गया या एंथनी हो गया, शक्ति हो गई, तो मेरे ख्याल से इनकी शुरुआत अच्छी हुई, बट क्या यही सेम कारण था कि व्यस्तता के चलते उन पे देखिए ज़्यादा टाइम दे नहीं पाए? ऐसा है क्योंकि हिंदुस्तान में कोई इंडस्ट्री तो थी नहीं। अब वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कोई एक आइडिया, मेनली आइडिया सब कुछ होता है, तो कोई आइडिया कोई लेके आता है और वो कहीं का कहीं पहुंच जाता है जी। अब सुपर हीरो तो आइडिया आ गया, लोग बाग और भी लेके आए, लेकिन जो चीज़ मेरे मन में थी, जो मेरे दिमाग में थी सुपर हीरो को लेके, वो उसको कॉपी कर रहे थे, लेकिन वो अंदर तक तो नहीं जा सकते। वो ये तो समझ सकते थे कि हाँ ये एक अच्छी चीज़ है, सेलेबल चीज़ है, लेकिन ये सेलेबल क्यों है? ये सिर्फ नाम से कि सुपर हीरो है सेलेबल नहीं है। या आपने किसी खास चित्रकार को पकड़ लिया जो उसे बनाता था, उससे भी नहीं कुछ होना। या आपने किसी लेखक को पकड़ लिया, उससे अगर आपने लिखवा ली, तो वो जो है लंबी रेस की चीज़ नहीं थी। उसके लिए सबसे पहले आपको खुद समझना पड़ता। तो यहाँ क्या एक दिक्कत रही कॉमिक्स जगत में कि बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रचनाकार नहीं रहे। अच्छा। जो भी किरदार अगर चले हैं तो इस वजह से चले कि ये किसी एक के वश की चीज़ नहीं। जब आप सुपर हीरो ब्रह्मांड की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपको एक एडिटर चाहिए जो उन सबको राइटर्स को बांध के रख सके। फिर वो राइटर्स ऐसे हों या क्रिएटिव्स ऐसे हों, जैसे कि अनुपम सिन्हा जी, जिन्होंने इतने सालों में अपनी जो लगाम है वो डेली एक बार भी नहीं छोड़ी। तो इस तरह के डेडिकेटेड जो क्रिएटिव्स हैं उनकी कमी, प्लस जो उन सबको बांध सके, वो अकेला मैं। तो मैं कैसे क्या नाम है, जो भी आपने अगर आप इसको केस स्टडी करेंगे तो बीच बीच में ऐसा हुआ कि स्पेक्टर स्टील जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, और जैसे कि आपका परमाणु स्पेक्टर स्टील और परमाणु की कई स्तरीय कहानियाँ आते आते, स्तरहीन कहानियाँ आते आते अचानक एक बहुत बढ़िया कहानी आ गई। तो मैकेनिक, फरसा, अब मरेगा परमाणु सीरीज। सर अब मरेगा परमाणु से बोलने वाला था, जो सीरीज में जो 6 कॉमिक्स हैं, एक तो मतलब ये वो सारे वाला वही कैरेक्टर वृक्षा वगैरह, ये मैडम कोल्ड, ये तो उस समय उस पर ध्यान दिया मैंने कि भाई नहीं, क्या फ़ायदा है ऐसे किरदार को निकालना कि जो, क्योंकि बाज़ार में उसकी डिमांड है तो आप उसको कैश कर रहे हो, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। या तो इसको निकालो या इसको बंद करो, जो कि रीज़न रहा, बाद में कई किरदार बंद भी हुए। तो उस समय जब मैं अपनी लेके टीम को बैठता था और मैं कहता था नहीं ऐसा ऐसा कुछ होना चाहिए, फिर वो आप समझे, जब वो आपस में जुगलबंदी से जो चीज़ होती हैं तो वो अच्छी आ गई, फिर अगेन वो मतलब बीच बीच में स्पॉरेडिकली कुछ अच्छा काम हो जाता था, फिर वो अगेन तो वही चीज़ें। काम अच्छा हो सकता था, लेकिन एक्चुअली इंडस्ट्री में बहुत कम लोग, जिसे मैंने बोला था जुनून, वो जुनून लेके बहुत कम लोग आए। उनमें से जो जब आए, जैसे कि नितिन मिश्रा आए, तो आज कॉमिक्स कहाँ से कहाँ है, उसका लेखन और उनका अपना एक प्रशंसक वर्ग है। तो वो इसीलिए क्योंकि वो उस जुनून से सोचते हैं, उस जुनून से लिखते हैं। एक एक नई सीरीज़ बनाने में, एक एक कहानी लिखने में वो पिछली 100 200 कॉमिक्स पढ़ते हैं। सर जब तक कि कोई किरदार को अपना ना लेना, मुझे लगता नहीं कि उसका विस्तार कर पाएगा। अगर वो टास्क की तरह करे कि मेरे को श्री संजय गुप्ता जी ने कोई टास्क के तौर पे ये तो म्यूचुअल रिलेशनशिप है। जी। आप उसे अपना बनाओगे किरदार को, तो किरदार आपको अपना बनाना है, आपके साथ कर लेगा। एग्जैक्टली। तो उसके बिना संभव नहीं है। अब जैसे आप नाम लो, मंदार है,
अनुराग है, हाँ। तो मंदार ने अपने जीवन का एक लंबा समय इसमें झोंक दिया हाँ। कॉमिक्स में। हाँ। मैं तो उनके ट्रांसलेशन का कायल हूँ, सबसे बड़ी बात। बहुत नहीं, ट्रांसलेशन का कायल कहना तो क्या हाँ। है, ये नहीं, उससे बहुत काफी कुछ साफ हो जाता है। वो कम आंकना होगा। हाँ, असल में मंदार में जो खूबी है वो ऑल अराउंड खूबी है। जी। ऑल अराउंड इन सेंस उससे आप एडिटिंग करा लो, उससे आप राइटिंग करा लो, इंकर भी है वो, जो कि मैंने लेटरर भी हैं। उसका इंकर मैंने उभरने नहीं दिया। अच्छा। तो दूसरे काम उस, पसंद है। उसके इंकर को मार दिया। हाँ। तो मतलब ऑल इन ऑल वो कोई All-rounder ऐसा काम है, नहीं है all-rounder। कि जो वो ना कर सके। हाँ। डिजिटल में कोई काम कराना है, कुछ भी करना है, जहाँ राज कॉमिक्स को ज़रूरत पड़ी वहाँ कोई हो या ना हो, उन्होंने flexibility दिखाई। वो खड़ा हो जाता है। अच्छा। उसने आज तक किसी काम के लिए मना तो छोड़ो, झिझक भी नहीं दिखाई। मैंने आपकी काफी कॉमिक्स में देखा, मैंने कहा मंदार गंगली जी एक कांस्टेंट फैक्टर है, खासकर 2000 मतलब कि बाद में पिछले 10 सालों में अगर मैं मोस्टली कहूँ तो उनमें वो डिफरेंट रोल्स में नजर आते थे। तो मैं उनका देखिए सीधी सी बात है, कहानियाँ हर कोई पढ़ता है। बहुत से ऐसे प्रशंसक होंगे, रीडर्स होंगे जिन्होंने ऑलमोस्ट सारी राज कॉमिक्स पढ़ी होंगी। इसमें अगर राज कॉमिक्स में किसी को रचनाकार बनना, मैं अभी जो लेटेस्ट ग्रीन पेजेस हैं उसमें काफ़ी मैंने इस बारे में बताया है कि कैसे आप कर सकते हो इस काम में, क्योंकि हर एक का सवाल यही रहता है कि मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं वो बनना चाहता हूँ। अलग अलग लोगों को बताना बहुत मुश्किल है। जी जी जी। उसने अनुराग और इस दोनों की खासियत है कि एक तो उनको सारी कहानियाँ पढ़ी हुई हैं, उनसे मैं जो भी घटना पूछता हूँ कि घटना हुई थी या नहीं हुई थी, वो बता देते हैं पेज नंबर सहित, पैनल नंबर सहित के, हाँ इस पेज में इस पैनल में हुई थी। यही अनुराग की खूबी है। मतलब समझो कि मेरा इंसाइक्लोपीडिया जो है वो अनुराग और ये दोनों है। तालमेल होता है। तो यही टीम की जरूरत है। मतलब कोई भी कॉमिक्स इंडस्ट्री में आप अगर कॉमिक्स निकाल रहे हैं तो ठीक है, आपने एक करेक्टर निकाल लिया, 2 करेक्टर निकाल लिए, 3 भी आप मैनेज कर लोगे। हाँ। लेकिन इससे ऊपर करेक्टर मैनेज करने के लिए आपको एक ऐसी टीम की ज़रूरत है जो कि विजन शेयर करता हो। हाँ। जो सेम पटल में देखता हो चीज़ों को, जैसे कि आप देख रहे हैं। और कुछ बातें तो सर कई बार आपने भी महसूस करी होंगी, बोलते नहीं होंगे लेकिन समझ जाते होंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं। मैं बताता हूँ ना, जैसे अब नितिन मिश्रा है, हाँ। तकरीबन हर एक करेक्टर पे कहानी लिख रहे हैं वो, तो कैसे पॉसिबल है। मुझे भी उनके लिए बहुत सारी चीज़ें जो है फ्लेक्सिबिलिटी और बहुत सारे जो हैं जैसे प्लेटफॉर्म्स वगैरह वो मुहैया कराने पड़ते हैं। वो इतना आसान नहीं है। जैसे कि अगर नागराज विश्व रक्षक नागराज चल रहा था तो नरक नाशक नागराज क्यों आया। नरक नाशक नागराज को लाने का एक मेन ध्येय यही था कि जो दूसरे रचनाकार हैं उनको मौका मिले अपना वर्जन कहने का, अपनी रचना कहने का। आप अगर कहते हैं कि नहीं जो आप पहले से पढ़ रहे थे वही आता रहे, वह आ रहा है, इसके अलावा और क्या हो सकता है। मतलब अगर किसी भी फसल में, पेड़ में, पौधे में आप जो खाद डालते हैं, खाद के बिना तो ज़मीन अपनी उर्वरता खो देता है। बिल्कुल बिल्कुल। फसल तो क्या उगेगी उसमें, और वो स्वस्थ फसल भी नहीं होगी। तो उसके लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, ख़ास तौर से हमारी जो क्रिएटिव या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसके लिए। सर बहुत गजब। मतलब ओरिजिन सीरीज़ की अगर हम बात करें, ये अक्सर देखा जाता है कि जो सुपर हीरोज़ होते हैं ना, उनके ओरिजिन स्टोरीज़ को डिफरेंट लोग, राइटर्स में कहूँगा, एक्सप्लोर करते हैं अपने अपने नज़रिए से। तो यहाँ पे जैसे हमने खजाना सीरीज़ में पहले नागराज का ओरिजिन स्टोरी पढ़ा, बहुत ही पसंद की गई। आई थिंक वहाँ से एक नया मोड़ मिला इस किरदार में। उसके जो आप नरक नाशक की बात कर रहे हैं, ये भी बहुत वेल एक्सेप्टेड थी इंडस्ट्री में, काफ़ी पसंद किया गया इस कहानी को। और इसमें तो नागराज के इतने आयाम थे, चाइल्डहुड से लेकर, से लेकर। ठीक है, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ। मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। 35-36 साल में आदमी इतना पक जाता है, मतलब पकने का मतलब राइप हो जाता है। तो मैंने हर तरह का उतार चढ़ाव इंडस्ट्री में देखे, और हमेशा आप ये मान के नहीं चल सकते कि आप जो भी कुछ लिखें वो हर एक को पसंद आएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप कुछ भी चीज़ जुनून से लिख रहे हैं, कमिटमेंट से लिख रहे हैं, और
सालों का इतना लंबा आपका सफ़र है और आप अपने जो रीडर्स को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। साथ में इस बात को भी ध्यान में रखा जाए कि रीडर्स की भी जो उम्मीदें हैं, जो चाहते हैं, वो सबकी अलग अलग है, एक जैसी किसी की नहीं है। एक को विश्व रक्षक बहुत बढ़िया लगेगा तो उसे नरकनाशक की तरह वो देखना भी नहीं चाहेगा, पढ़ना तो दूर बिना पढ़े ही वो देखना भी नहीं चाहेगा। एक को नरकनाशक बहुत अच्छा लगेगा तो विश्व रक्षक नागराज जो इतने सालों से चला आ रहा है उसमें उसके जो कमियां हैं, कीड़े, उसके वो निकालेगा। तो यहाँ इतनी विविधता है चॉइसेस की कि आपको अपने पे विश्वास रखना पड़ेगा कि हाँ, ये शुरुआत मैंने की थी। उस शुरुआत को संघर्षों के साथ और जो जितने भी उस समय जो तूफान उठे थे उसे रोकने के लिए उन सबके साथ लड़ के और अपने अंदर वो ताकत ला के कि नहीं मैं जीतूंगा, वो चीज़ को ला के जब मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो आज भी अगर मैं कुछ सोच रहा हूँ, चाहे वो एक फेल्ड सीरीज़ है परिरक्षक भोपाल, मेरा मानना है कि वो बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ थी। अगर कुछ समय उसे दिया जाता तो वो मतलब जैसे भोपाल ने या दूसरे किरदारों ने तहलका मचाया, वो भी अपने आप को सिद्ध और साबित कर सकती थी। क्योंकि मैं उसको अब उस समय के हिसाब से आई थिंक ये बात है 2006 के आसपास की, मैंने पूरे अनुभव से उस चीज़ को, उस करैक्टर को गढ़ा था। उसमें क्या क्या होगा, जो शुरुआत जैसे हम पहले करा करते थे, नागराज है, नाग शक्तियाँ, इसमें बहुत कुछ था। इसमें जो साइड कैरेक्टर्स हैं, साइड पूरा जो यूनिवर्स है वो पहले पूरा का पूरा लिखा गया। यहाँ दिक्कत क्या होती है कि कोई भी नया पब्लिशर या कोई भी पब्लिशर की बात करो, नया पुराने की, जब तक उसे अपने कैरेक्टर का पता ही नहीं है, उसने 4-6 चीज़ें सोची और कहानी लिखनी शुरू कर दी, जो एग्जैक्टली हमारे साथ भी हुआ था। नागराज लिखना शुरू कर दिया, कुछ कुछ नई नई चीज़ें जो दिमाग में थी वो परोस दी, उसके बाद ब्लैंक हो गया, आगे कहाँ लेके जाएँ, आगे कहाँ लेके जाएँ। तो जितना हो सकता था दिमाग लगा के और जो है कुछ किताबें निकाल दी, उसमें पापराज भी है, बैम बैम बिगेलो भी है। ये बीच की मैं कॉमिक में भूल जाना चाहता हूँ। इसके तो मैं तो भूल गया था, मैंने तो छापनी बंद कर दी थी, रीप्रिंट उसकी। हाँ, मैंने तो उनकी रीप्रिंट जो है छापनी बंद कर दी थी। तो उसकी फिर इतनी डिमांड हो गई, सुनने में आया कि भाई ये क्यों नहीं छाप रहे, तो फिर बहुत लंबे समय के काज के बाद वो रीप्रिंट्स हुई थी, दोबारा छपी थी। तो ऐसे भी होता है समय, तो जब ब्लैंक हो गया, तो मेरा मानना ये है कि जब तक आप कोई भी किरदार ला रहे हो, उसकी भूमिका को आप पूरी तरीके से नहीं जानते हैं, या आपने उसकी भूमिका इतनी कमज़ोर कर दी कि 10 कहानी के बाद वो आ ही नहीं सकता, या आपने उसको इतना मंथन नहीं किया है कि मेरे अलावा कोई और को मैं पकड़ाऊँ तो वो भी लिख सकता है या नहीं लिख सकता। तो आपको किरदार को इतना ज़्यादा रिसर्च वर्क करके, इतना ज़्यादा होमवर्क करके राइट डाउन करना पड़ेगा कि उसको फिर सरलता से कोई और भी समझ जाए कि भाई कि इसकी शक्तियाँ क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका व्यक्तित्व क्या है, और इसका पोटेंशियल कितना है, वो पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल तो आपको बनाना पड़ता है, वो तो ये सब चीज़ें होंगी तो पोटेंशियल अपने आप बन जाएगा। सही ज्ञान रहेगा और ओरिजिन का तो फिर उसी हिसाब से विस्तार दे पाएगा। उद्देश्य जी जी जी, बहुत बढ़िया। सर ये तो हमने 90 के दशक की बात करी, जहाँ जिससे मैं भी अच्छी तरह वाकिफ हूँ, क्योंकि वो तो पूरा दशक मैंने जिया है लिटरली। मतलब स्कूल की किताबें कम पढ़ी होंगी, उनके अंदर रख के ये कॉमिक्स ज़रूर पढ़ी होंगी सारी, और कई बार पकड़ा भी गया तो, बट कॉमिक्स पढ़ना नहीं छोड़ा। बट अब अगर हम थोड़ी बात करें तो 2000 के बाद के जो दशक था, ये उसके बाद के जो 10 साल थे 2010 तक, ये वो दौर था जब आई थिंक मैं पर्सनलाइज्ड फेमस भी बोल रहा हूँ, क्योंकि जब मैं ही खुद कॉमिक्स इंडस्ट्री दूर हो गया, क्योंकि ये वो एज थी जब हम जैसे बच्चे लोग करियर बनाने के लिए हमारा फोकस चेंज हो गया था। सो 12th हाई स्कूल में पहुंच गए थे कुछ लोग, कुछ 12th में, तो फिर हम धीरे धीरे फिर हायर एजुकेशन के लिए दूर होते गए कॉमिक्स इंडस्ट्री से। बट इसके अलावा भी आपको क्या लगता है कि क्या कुछ कारण रहे होंगे जो कि लोगों की कॉमिक्स में रुचि कम हो गई? देखिए, जैसे आपने शुरू में ये बात बोली कि मनोरंजन का एकमात्र साधन था, या कुछ एक जो साधन थे उनमें से एक था। जैसे जैसे मनोरंजन के साधन बढ़ते गए, और उसके अलावा जैसे आपने कहा हायर स्टडीज़ और कैरियर मेकिंग, वही सबकी तकरीबन सेम ही एज थी, सेम एज थी, तो कहानी भी तकरीबन सेम थी, वो सब लोग उधर डाइवर्ट हो गए। दूसरा, हिंदुस्तान में MNCs का आना, जिससे कि जो दुकानदार कॉमिक्स बेचते थे
किराए पे रखते थे या बेचते थे, उन लोगों को बेटर अपॉर्चुनिटी मिली। खासकर फुटपाथ वगैरह पे लगाते थे। हाँ, कोई बड़ा वर्क था फुटपाथ पे लगाने वालों के लिए दिक्कत ये हुई कि जो एमसीडी या जो भी जो डिपार्टमेंट्स थे उन लोगों ने वहाँ पर बैन कर दिया धीरे जी धीरे। जी जी तो फुटपाथों पे तो यानी मिलना मुश्किल हो गया। मिलना मुश्किल हो गया। जो घर के बाहर निकलते ही चारपाई पे मिल जाते थे, हाँ वो सब चीज़ें जो है धीरे धीरे स्क्वीज होती चली गई, अवेलेबिलिटी जो है वो मुश्किल होती चली जी गई। जी और एक इन्हीं के चलते जो है पब्लिकेशंस बंद हो गए। जी तो अब एक कोई दुकान लेके बैठा हुआ है, उसको सिर्फ एक पब्लिशर जो है वो फीड कर रहा है, तो उसको तो किराया निकालना भी मुश्किल हो रहा है मुश्किल हो तुरंत। उसके बगल में बैठा हुआ जो कोक बेच रहा है, पेप्सी बेच रहा है, वो ज़्यादा कमा रहा है। तो वो कहने लगा अच्छा फिर क्या हुआ, जो बच्चे पढ़ पढ़ के आते गए वो अपने फादर को ज्वाइन करने लगे, आप क्या कर रहे हो ये कॉमिक्स बुक्स के काम को। तो धीरे धीरे जो है वो चीज़ कम होती गई। कम होती चली गई। बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है सुन के कि मतलब एफएमसीजी से जुड़े उत्पादों को भी जो बिजनेस कर रहा है और बगल में जो कॉमिक्स बेचने वाला है, एक्चुअली में दोनों प्रोडक्ट्स का कनेक्शन नहीं है, लेकिन बिजनेस सेंस ज़्यादा उसमें है। देखिए ना, उस टाइम पे। अब समय समय की तो बातें होती ही हैं, जैसे हाँ। रिलायंस के स्टोर खुले बुक स्टोर, बहुत बड़े बड़े स्पेसेस थे। हाँ अब समस्या क्या, जो कि हमारी खूबी थी वो हमारी समस्या बन गई कि अगर हम कॉमिक्स 6 रुपये में निकाल रहे हैं तो उसके शेल्फ की कीमत जो है वो 100 रुपये से कम की बुक को रखने का वो ही नहीं करती, हाँ अलाउ नहीं करती। अलाउ नहीं करती है। हाँ वो 6 रुपये की कॉमिक्स जो है वो रखना ही नहीं चाहता। बिल्कुल। तो ये सिर्फ कॉमिक्स के साथ नहीं हुआ, पूरा जो बुक इंडस्ट्री है, पब्लिकेशन इंडस्ट्री, उनके साथ हुआ। धीरे धीरे रिलायंस के भी जो है रीडिंग हैबिट्स ख़त्म हो गई। रिलायंस की जो है वो स्टोर्स बंद हुए, बंद हुए। स्पेस छोटा होता गया। उसमें उन्होंने टॉयज़ रखने शुरू कर दिए, बुक्स को हटा के। तो ये तो सब वक्त बड़ा के टफ साथ टाइम हुआ। था सर, मतलब ये आप मतलब एक काफ़ी मेजर प्लेयर थे उस टाइम पे भी, अभी भी हैं, बट छोटे प्लेयर से तो क्या ही बात करें जब आप लोग को इतना डिफिकल्टीज देखी आप लोगों ने उस टाइम पे कि रुचि कम होने से साथ साथ काफ़ी और नहीं, छोटे factors- प्लेयर्स तो कोई थे ही नहीं ना। हाँ, जो बड़े प्लेयर्स थे जैसे कि मनोज कॉमिक्स और डायमंड कॉमिक्स, ये भी धीरे धीरे कम हो तुलसी गए। कॉमिक्स वगैरह भी। हाँ, तुलसी कॉमिक्स बंद हो गई। तो मेजर तो यही थे उस समय, कोई और दूसरी तो थी नहीं, क्योंकि जो और जो मेरठ से नूतन राधा हुए वो तो बहुत पहले बंद हो ये चुके। सर लोटपोट और चंपक जो उस टाइम आया करते थे। हाँ, वो तो थोड़ा और बाद में जाके बंद हुई हैं, क्योंकि मैगजीन्स थी, वो तो मैगजीन्स के अंदर विज्ञापन वगैरह मिलते थे, तो वो फिर भी थोड़ा टाइम उन्होंने चलाया, सर्वाइव किया। तो सरसली नंदन। सब गृह लक्ष्मी, हाँ, गृहलक्ष्मी, गृह शोभा, गृहशोभा। ये सभी बंद हो गए। जी 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 जी। तो सर एक बात आई, मतलब थोड़ा सा एक आपका नज़रिया सुनना चाहता हूँ। आदमी ह्यूमन तो होता है, पब्लिशर हो चाहे सुपर हीरो हो, मतलब सुपर हीरो सुपर ह्यूमन कह सकते हैं, सुपर ठीक हीरो नहीं ठीक कहूँगा। ठीक है। तो आपके भी ये सुपर ह्यूमन एफर्ट्स लगे ये पूरा यूनिवर्स क्रिएट करने में, लेकिन काफ़ी डिसहार्टनिंग रहा होगा, दिल तो टूटता ही है जब इस तरह से मार्केट कंडीशन चेंज होते देखो। तो क्या किसी पॉइंट ऑफ टाइम में आपको ऐसा लगा कि मुझे मे बी क्विट करना चाहिए या बाकी कुछ और संभावनाएं तलाशनी चाहिए कहीं और, अब बहुत हो गया, शायद आने वाली पीढ़ियां इस ओर मुड़ के वापस ना आए, तो मुझे कुछ और दिखना चाहिए। इस और मुड़ के वापस ना आए तो ऐसा नहीं कभी सोचा था, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर था कि जो कुछ लिखा है तो वो अच्छा लिखा है, वो आने वाले 100 साल 200 साल या पता नहीं कब तक वो तो पढ़ा ही जाएगा। जी क्योंकि जब पुराना साहित्य और वो सब अभी तक जीवित है, तो ये भी रहेगा, ये अपना इतिहास एक अपना अलग लिख चुका लिख है, चुका है। तो वो दिक्कत नहीं थी। हाँ, लेकिन कोई भी काम करने के लिए जो है परेशानियाँ जो आती हैं कि जो लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, क्रिएटिव जुड़े हुए हैं, उनको तो आपको मेहनताना देना ही पड़ेगा। जुनून के चलते वो कुछ समय तक करते रहेंगे, फिर जैसे जैसे ये लोग भी जो थे, कई इनमें से नए थे, अकेले थे, इनकी ज़रूरतें अभी उतनी नहीं थी, नेचुरली उनकी शादी होगी, बच्चे होंगे, जिम्मेदारियाँ आएंगी, तो वो एक वो था सोच का विषय। और क्योंकि हम लोग प्राइस नहीं बढ़ा रहे थे, प्राइस बढ़ाने का मतलब ये है कि कॉस्ट से वो करते हुए, तो मुझे इस चीज़ का थोड़ा सा रहा एक स्ट्रगल। पर मैं अपने आगे लिखता हूँ, मैं कॉमिक्स हूँ,
तो मुझे जो आपने कहा कि कहीं और कुछ करने का वो दिमाग में नहीं आता था, नहीं, मुझे कभी नहीं आया। मुझे कहा लोगों ने कि हाँ कुछ और कर लो, मैंने कहा फिर मैं कुछ और नहीं करूँगा। अगर कोई कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि भगवान न करे कि कॉमिक्स आगे नहीं छपेंगी, तो मैं कुछ और नहीं करूँगा, मैं कहानी लिखूँगा। मैं अपनी कहानियाँ लिखता रहूँगा। तो इसलिए मेरे को इन चीज़ों से उतना ज़्यादा वो नहीं होता महसूस, वो उतना असर नहीं डालती, असर नहीं डालती हैं, क्योंकि गेहूं को उगना है तो वो उगेगा, आप उसे खा रहे हो या नहीं खा रहे हो। गेहूं खुद से उगना बंद नहीं कर देगा, ठीक है। तो अगर गेहूं को उगाया जाएगा तो वो उगेगा ही, वो बंद नहीं कर देगा। तो वो उस तरीके की कुछ एक दिमाग में वो है कि इसके अलग जाके कुछ और नहीं है जी। क्योंकि अगर देखा जाए तो बेसिक जो आदमी की जो ज़रूरतें हैं वो इतनी कम हैं, तो बेसिक ज़रूरतों के लिए आपको कुछ और ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझसे तो जब भी कहा गया कि नहीं कुछ और काम कर लो, मैं कुछ और काम भी कर लूँगा अपने समय को देखते हुए, लेकिन कुछ और काम ही कर लो वो नहीं पॉसिबल है, इसे नहीं छोड़ सकता। उस तरीके से नहीं। यही कारण है कि पिछले जो 5-6 साल हैं, चाहे कॉमिक्स आना पब्लिश होना कम हो गई, साल में 1 या 2 कॉमिक्स भी आई, ऐसा हुआ, लेकिन कॉमिक्स बनना बंद नहीं हुई। कॉमिक्स लिखना, कॉमिक्स बनना वो बंद नहीं हुआ। मतलब पैशन आपने बरकरार रखा। और आपने ये भी अच्छी बात है, हमें भी काफ़ी मतलब बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि ऑप्शंस हटा देना चाहिए अपने माइंड से। तो अगर वो ना हो तो फिर आपका मन ज़्यादा फोकस रहता है और अपना पैशन आप ज़्यादा ईमानदारी से फॉलो करते हैं। ठीक बात है। तो बड़ा अच्छा लगा कि सेम सब चीज़ सिंक हो रही है बिल्कुल। सर ये 2000, अब हम थोड़ा मतलब टूवर्ड्स द एंड हम लोग मूव कर रहे हैं अपने इस फेसेस की जो हम बात कर रहे थे। तो जो 2010 से 2020 तक का जो टाइम था, इसमें हमने कुछ बहुत ही उम्दा काम भी देखे। नरकनाशक भी इसी दौरान आई और सुपर कमांडो ध्रुव की भी काफ़ी सीरीज इसी दौरान आई। बहुत ही उम्दा हमें काम देखने को मिला। आतंककर्ता आया, नगायन आया, अमर प्रेम सीरीज आई। जी जी जी। बट मतलब मिला जुला कैसा रहा ये, मतलब पूरा अगर आप एक्सपीरियंस करें, मैं आप फेस वाइज ना जाएं, बट पूरे दशक को आप कैसे देखते हैं, मिला जुला एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए 2006 से हमने दोबारा से शुरू किया था, मैंने इसको रीऑर्गेनाइज कहेंगे आप। ग्राफिक इंडिया की गौतम कॉमिक्स ने किस नाम से आई थी ग्राफिक इंडिया की, तो कुछ एक नए तरह का उन्होंने आर्ट वर्क्स वगैरह और विज्ञापन वगैरह न्यूज़पेपर वगैरह में उनके आर्टिकल्स वगैरह आए थे। अच्छा। तो मैंने कहा कि क्यों ना, और एक थोड़ा सा उस समय ये उठा था कि हाँ कॉमिक्स को लेके, मैंने कहा क्यों ना हम दोबारा से उसको अपनी शक्ति को करें। तो हमने काफ़ी बड़ा एक सेटअप किया था। अभी मैं नया ग्रीन पेज जो लिख रहा हूँ उसमें इसी बात का जिक्र है। अच्छा। तकरीबन हमने जो ऑफिस में बना 50 लोग काम करते थे, जिसमें क्रिएटिव थे, डिजिटल वाले और ये सब लोग थे, इसमें शामिल थे। जिस समय हमने शुरू करी थी डोगा तेरे कारण सीरीज से शुरुआत हुई थी, ये नागायण भी उसी समय की है, डोगा हिंदू है, तो एक बहुत बड़ी टीम थी। और एक ही सेट के अंदर तकरीबन 10-12 कॉमिक्स भी उस समय प्रकाशित होनी शुरू हुई थी, यानी इतना आउटपुट निकल रहा था। और उस समय तकरीबन 60 या 70 लोग इसमें कॉमिक्स में जुटे हुए थे, जिसमें लेखक हैं, जिसमें चित्रकार हैं, जिसमें संपादक हैं, जिसमें डिजिटल वाले कलरिस्ट हैं, ये सारे के सारे लोग मिलके लेटर थे, सारे मिला के 60-70 लोग थे। अमाउंट सोच सकते हैं आप, मिनिमम कोई भी सोच के कि कितना पैसा वो पर मंथ हम लोग उसमें इन्वेस्ट किया, ये तो एक अलग बात होगी। उसके अलावा 60-70 लोगों की जो वर्कफोर्स, यानी कि उनके जो सम्मिलित प्रयास था, वो कॉमिक्स को मिल रहा था। तो नेचुरली जब आपके साथ एक पूरी सेना है, बटालियन है, तो आपका जोश अलग चरम पे हो। अगर आप में जोश है तो उस चीज़ को लेके सिर्फ टीम लेके कुछ ही नहीं हो। तो एनीवेज, तो वो सब लोग जुड़ के हर समय जो माहौल हुआ करता था, और मेरा काम करने का जो समय होता था वो तकरीबन शुरू हो जाता था 7 बजे, सुबह 7 बजे ऑफिस खुलता था, और उसकी कोई लिमिट नहीं थी, 9, 10, 11, 12 बजे तक। और बहुत सारे इनमें से जो कोर टीम के मेंबर थे, जैसे कि मंदार हो गया, अनुराग हो गया,
क्षितिज पैडिता है, ये सब लोग टाइम नहीं देखते थे। जब तक बैठे हैं, वो बैठे हैं तो मैं बैठा हूँ तो वो बैठे हैं। अच्छा। और वो डिस्कशन, चाहे वो लेखन के बारे में हो, चाहे वो चित्रांकन के बारे में हो, मतलब जो भी एज अ होल जो ज़रूरत है कॉमिक्स बनने में, वो डिस्कशन चलती रहती थी हर तो समय। फिजिकली आप लोग सब एक छत के नीचे इस तरह से काम करते थे, क्योंकि ज्योग्राफी तो अलग अलग शहरों से हैं ये लोग मेरे ख्याल से, हाँ, मंदार जी एंड बाकी लोग। यहीं आके काम करते थे। अच्छा। और हालांकि ज़्यादातर काम जो क्रिएटिव्स का है वो फ्रीलांस ही होता है। इनके अलावा जो आर्टिस्ट थे वो अपने अपने ऑफिस से, घर से काम करते थे। ज़्यादातर लोग घर से ही करते थे। उनमें जैसे कि दिलीप चौबे हैं, एक टाइम तक वो यहाँ रहे ऑफिस में, उसके बाद वो फिर घर से करने लगे। धीरज वर्मा जी हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं। कदम जी का अपना स्टूडियो है, जी जी। बेदी जी अपने घर से करते रहे। तो ऐसे मतलब फ्रीलांस यहाँ भी बहुत बड़ी टीम थी। ओके। सो और यहाँ हमने एक और व्यवस्था कर रखी थी कि कोई आर्टिस्ट को ज़रूरत पड़े कि भाई उसका वहाँ अपने घर पे जो है कंसंट्रेशन नहीं हो पा रही, उतना समय नहीं मिल पा रहा, तो यहाँ उनके लिए व्यवस्था थी। हाँ, वो टेबल्स वगैरह खाली छोड़ी हुई थी हमने। अच्छा। जो यहाँ आके काम करना चाहे वो यहाँ वो आके यहाँ काम कर करे। सकता है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है हम कि वो वाला सेटअप देख नहीं पा रहे हैं अभी। उनके चित्र में आपके साथ साझा करूँगा, वो तो खैर ग्रीन पेज में मैं डालता रहता हूँ। ग्रीन पेज में कुछ इमेजेस हो तो सर बताइएगा, चलिए हम मैं यहाँ पे शेयर कर देंगे। चलिए मैं अगर हो मैं मतलब यहाँ पे आप मंत्रणा कर रहे हैं या कुछ काम का माहौल दिख रहा है, वो फीलिंग थोड़ा कन्वे हो जाए तो। हाँ जरूर जरूर, मैं वो डाली तो थी उसके अंदर, शायद आतंक हरता नागराज के 3rd या 4th वॉल्यूम में डाली है। चलिए, मेरे पास सीरीज है, मैं उसमें और देखता हूँ, सर्दियों का दिन था, उसमें सब रजाई लेके बैठे हुए। अच्छा। हाँ, मैंने फिर कहानी ज़्यादा तलाश की, उसमें मैंने वो पेजेस नहीं देखे। तो एक लास्ट चीज़ लास्ट चीज़ इन सेंस कि इसी डेकेड की हम बात कर रहे थे, तो मिला जुला आपका कैसा, अगर एक सेंटेंस में आप कहना चाहें तो कैसा रहा ये अनुभव? देखिए मेरा अनुभव, अगेन क्योंकि मैं क्रिएटिव हूँ, स्टूडियो हेड लिखा करते थे, तो मेरा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितनी बिक रही है कितनी नहीं बिक रही। अच्छा। मुझे पैसा दिए जाओ, मैं जो है इसमें कॉमिक्स में लगाया जाऊँगा। तो मुझे तो मज़ा आ रहा था, जो मैं चाहता था कि हाँ भाई नई नई जो है कहानियों का सृजन हो, वो बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था। और करेक्टर्स को नए नए कॉन्सेप्ट मिल रहे थे, चाहे वो भेड़िया हो तो अमर प्रेम सीरीज में सिर्फ अमर प्रेम सीरीज एक कहानी नहीं है, उसमें बहुत सारे किरदार आए हैं। तो सब नए आयाम छुए आपने उसमें, मतलब भेड़े जैसा अमानवीय किरदार उसमें, मतलब मेरी तो फेवरेट बन गई वो सीरीज। वो उसमें जो आपने जो ये मतलब लव वाला टॉपिक है, उसको, उसकी संवेदनाओं को, उसकी जो परतें होती हैं, बहुत अच्छे तरीके से छुआ है आपने। अभी कब तक है सर वो एक्सपेक्टेड? बहुत लंबे टाइम से अमर प्रेम सीरीज, हाँ वो उस पर कम चल रहा है, अभी चल ही रहा है, बट नेक्स्ट एक क्वार्टर तक मतलब हाँ आ जाना चाहिए। देखिए मैं ये मानता हूँ कि जल्दबाजी में अगर कोई चीज़ दी जाए, आप जिस चीज़ के लिए बेसब्र हो रहे हैं उसकी आपके लिए कोई कीमत है, और उस कीमत को ध्यान में रख के अगर मैं चीज़ को बनाऊंगा तो वो आपके पास जाएगी, तो आपको खुशी मिलेगी। और मैंने उसे उठाया और इधर उधर के 2-4 पेज डाल के और उसको आपको परोस दिया, तो वो मेरे को नहीं लगता। मुझे लगता है कि जिस प्रोडक्ट के लिए आपको इतना ज़्यादा प्यार है और उसकी आपको क्या नाम इंतज़ार है, तो उसमें मैं भी अपना उतना टाइम दूँ। तो अभी जैसे ये क्या मिड फेब चल रहा है, तो ये मतलब नेक्स्ट 1 क्वार्टर तक हाँ उम्मीद है। चलिए देखते हैं, इंतजार में तो है ही, इतना टाइम लग गया, अच्छी चीज़ के लिए थोड़ा और वेट कर लेंगे। तो सर 2020 तक हम पहुंच गए हैं इस सफ़र में, तो मैं कहना चाहूँगा ये वो दौर था जब हमने कोविड नामक महामारी देखी। ये वैश्विक महामारी, मतलब सब जगह एक ही तरीके से इसने अपना प्रकोप फैलाया, तो काफ़ी कुछ चीज़ें गलत भी हुई। सामाजिक तौर पे पूरा मतलब ढांचा हमारा गड़बड़ा गया, लोग घरों से काम करने को बाध्य हो गए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मुझे तो लगता है कि कॉमिक्स मतलब इंडस्ट्री जो कि बहुत छोटी हो गई थी उस टाइम तक, एक बात अच्छी हुई कि मतलब चाहे नॉस्टैल्जिया कहें या पुराना पैशन कहें या कुछ भी कहें, वो जग गया और हम जैसे लोग फिर वापस जुड़े और फिर एक नई शुरुआत हुई। और
तो कोविड में इसमें आपका क्या मतलब व्यू पॉइंट है, मतलब जो लोग वापस जुड़े शुरुआती दौर में 2020 के मध्य में या फिर टुवर्ड्स द ईयर एंड, और फिर 2021 में बहुत अच्छा सपोर्ट मतलब रहा थ्रू आउट, ये मेरा व्यू पॉइंट है। और फिर मतलब आप इसको कैसे देखते हैं, इस पूरे लास्ट 2 साल को जो प्रोसेस है कैसा रहा? ये देखिए, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कहानियाँ पहुंच पाएँ, ये तो हर लेखक की अच्छा। इच्छा होती है। वो अवसर मिला, लोग बाग घरों में बैठ के उनको लगा कि हाँ, मौका मिला उन्हें कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या पसंद है, उस सब को सोचने का समय मिला। वरना तो भागते दौड़ते ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाती है पता भी नहीं लगता। तो अच्छा हुआ, ये एक नज़रिए से देखा जाए तो ये अच्छा हुआ। और उसमें उन्हें जो उनके जो भी शौक़ थे, जो उनकी पसंद थी, वो देखने का, समझने का, पढ़ने का मौका मिला। और कुछ ऐसा हुआ कि जो PDF हैं वो एक दूसरे को शेयर की गई। फिर ये खबरें जो है न्यूज़ चैनल्स ने भी इसको उठाया और दिखाया। तो एक क्या वर्लपूल तो बना, और वो उभर के सामने आए और इसकी डिमांड भी बनी। लेकिन अगेन फिर मैं इस चीज़ में ऐड करता हूँ कि ये तो समझ में आया कि ये चीज़ ऑब्सोलीट नहीं हुई है, ये सबको दिख गया। ये भी समझ में आया कि इसमें अवसर हैं और आप उसको अवसर को भुना सकते हैं। लेकिन उतनी सही प्लानिंग से इस पर काम नहीं हो पाया। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि अगेन इन सब कुछ चीज़ों को मैं बात कर रहा हूँ नई कॉमिक्स की। अगर हम उस समय से बहुत शुरू से उसको अवसर को बहुत सही समय पे पहचान के मैंने पहचान लिया था। लेकिन समस्या ये थी कि जिस भी आप लेखक के पास, चित्रकार के पास जाते थे, और सर 3-4 साल, पिछले 5-6 साल से आपने कोई काम नहीं किया। हम लोग तो यहाँ बिजी, हम लोग यहाँ बिजी हो गए, हम लोग वहाँ बिजी हो गए। तो उन सब चीज़ों को दोबारा से स्थापित करने में टाइम लग गया। और लॉकडाउन फिर हुए और लोग बाग फिर जहाँ जहाँ अपने एडजस्ट होते चले गए। लेकिन हाँ, मुझे ये लगता है कि अगर अभी भी समय है, अच्छी कहानियाँ आएंगी और सही प्लानिंग के साथ आएंगी, तो आप रीडर्स को कभी भी ला सकते हो। कोई भी दूसरे जो माध्यम है, जैसे ये कहना कि मनोरंजन के तो बहुत से और भी साधन आ गए हैं, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपकी चीज़ में दम है तो लोग बाग कॉमिक्स में नहीं पढ़ेंगे तो क्या नाम है, ऐप्स में पढ़ सकते हैं। अब ये तो आपके ऊपर है कि आप वहाँ उन तक कैसे पहुँचेंगे, आप उन्हें अपने पास कैसे ला रहे हैं। तो मतलब आप इसको मतलब ओवरऑल तरीके से पॉजिटिव वे में ही इसको देखते हैं। सर मैंने देखा है कि मतलब पब्लिक फिगर होने के कुछ नुकसान भी होते हैं। जैसे आपकी सबसे बात मुझे जो अच्छी लगती है पर्सनल लेवल पे, कि आप बहुत फ्रीक्वेंटली मुखातिब होते हैं अपने मतलब चाहने वालों से। ये एक जो भी रीडरशिप वाला रीडर्स वर्ग है जो पढ़ता है कॉमिक्स आपकी, और इंडस्ट्री के बाकी लोगों से, सोशल मीडिया चैनल के तहत या अदरवाइज भी, इन पर्सन भी। लेकिन सोशल मीडिया की भी अपनी खामियाँ होती हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि एक नाम के पीछे से मतलब वॉइस बन के आते हैं और कुछ भी तरह का क्रिटिसिज्म होता है। एक होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, और एक होता है कि आपने सिर्फ जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट, कि आपने करना है, आलोचना करनी है तो कर दो। समालोचना और आलोचना, तो इनके बीच में मतलब कभी जैसे काफ़ी लोग कई बार कुछ बातें हो जाती हैं। तो आपका मेरे को टेक बड़ा पसंद आता है कि आप आएंगे, उसको भी अटेंड करते हैं, और आपने कोई चीज़ बोली, चाहे वो सरकाज़म है चाहे स्ट्रेट सेंटेंस है, बोला, पूछने वाले को समझ में आए ना आए, मतलब आपका मैसेज कन्वे हो जाता है, एंड देन आप डिसएंगेज कर देते हो। तो आप कैसे मतलब इस चीज़ को मतलब देखते हो, क्रिटिसिज्म को किस तरह से आप हैंडल करते हैं, मतलब मेरे लिए क्या देखते हैं? मेरे लिए क्रिटिसिज्म कोई मायने नहीं रखती किस तरह से। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, सीधे सीधे शब्दों पे ना जाए। ऐसा है कि मुझे इतना समय हो गया और मैं शुरू से ही क्योंकि मैं शॉप पे बैठा करता था,
फैंस आते थे, कॉमिक्स खरीद के ले जाते थे, उन्हें नहीं पता होता था कि ये संजय गुप्ता कौन खड़ा हुआ है। अच्छा। उन्हें पता है एक सेलर है। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि उनके मन में होता है बात करना, मैं और मेरे भी मन में होता था, तो मैं जितना हो सकता था संभव मैं उनसे बात किया करता था। अच्छा। यहाँ हो गया कि आप जो भी आपके लीडर्स हैं उनका पक्ष, उनका मन में क्या चल रहा है वो चीज़ आप समझ रहे हो, तो सुन रहे हो और समझ कितना रहे वो एक इंडिविजुअल, वो एक अलग वो है। तो मैंने एक लंबे समय तक उसके बाद फिर मैंने ये फैन मेल वगैरह शुरू करी, पॉइजन पोस्ट वगैरह शुरू करी, लोगों के वो आते थे, लेटर्स आते थे। मैंने शुरुआत करी थी सुपर हीरो विधा की, और तब मैंने किसी से पूछ के नहीं करी, किसी ने मुझे बताया नहीं, मैंने किसी की सलाह नहीं मानी। बाद में जो मैंने, लोगों ने अच्छी सलाहें भी दी, मतलब पाठकों ने नहीं, जो इंडस्ट्री के बाकी लोग थे, लोगों ने मुझे सलाह भी दी क्योंकि बहुत सीनियर्स थे। मैंने सुनी नहीं क्योंकि मेरे में उतनी समझ नहीं थी। मेरा मतलब ईगो नहीं बोल रही है, मेरी समझ उतनी नहीं थी कि इतनी गुड़ बातें मैं समझ सकूं। मान लो वो भोकाल के अगर आप शुरू की पढ़ोगे तो उसमें क्या होता था कि व्याकरण के हिसाब से गलत होता था। पहले जो होना चाहिए वो बाद में होता था, बाद में जो होना चाहिए वो पहले होता था, क्योंकि मेरा दिमाग जितनी तेज़ी से लिख रहा है वो लिखता जा रहा है, उसमें शब्दों की हेरफेर हो जाती है। लोगों ने उसको कॉपी करना शुरू कर दिया, वो ट्रेंड बन गया कि शायद ये ही भोकाल की सफलता का कारण है, जो इसकी भाषा है। मुझे पता है वो गलत है, मैं जानता हूँ वो गलत है, फिर मैं लोगों को देख रहा हूँ कि वो लोग भी उसको फॉलो कर रहे हैं, तो खैर वो अंदर की मंद मंद मुस्कान रहती थी। तो उसके बाद फैन मेल आती थी, उसमें जो मेरा एक विज़न है, उस विज़न को लेके जो चीज़ें वो बताते थे, पॉइंट्स, वो मैं अपने अंदर डाल लेता था। वो ज़रूरी नहीं है इंस्टेंटली होगा, पर मैं अपने अंदर भर लेता था। हाँ, इन्होंने ये कहा है, इन्होंने ये समझाया है, ज़रूरी नहीं है आपको एकदम से कोई चीज़ समझ में आ जाए जी। लेकिन उसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको रख लेना चाहिए कहीं। तो उस तरीके से, मतलब मैं अपना माइंडसेट बता रहा हूँ, मैंने जो आज मैं देखता हूँ कि किस तरीके से चीज़ों को वो करता हूँ। अगर आप ये चाहें कि भाई आप सामने वाले को समझाएं और ये उसी समय जो है उस पर अमल कर ले, वो संभव हमेशा नहीं होता। और वो अमल नहीं कर रहा, इसलिए आप उसको अपना दुश्मन मान लें, या ये मान लें कि हाँ ये हमारा सुनने वाला नहीं है, ये हमें वो समझता नहीं है कि भाई हम इनको सलाह दे सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं जो कनेक्टिविटी वो लूज़ कर जाते हैं, ये सोच के कि मेरा कहा गया सुना नहीं। ऐसा नहीं है, आपका कहा गया बहुत व्यवस्थित तरीके से जो रैक्स बने हुए हैं दिमाग के, उसमें रखा हुआ है, और वो सही समय आने पे चीज़ें बदलती हैं जी। हर चीज़ नहीं बदली होगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी कि हाँ बदली हैं। तो क्रिटिसिज्म, जहाँ तक बात है, क्रिटिसिज्म को देख के ये नहीं लगता कि मेरे हिसाब से जितने भी लीडर्स हैं जो पढ़ रहे हैं, तो वो पढ़ ही रहे हैं, वो अपना पैसा भी उसमें लगा रहे हैं, वो उसमें अपना समय भी लगा रहे हैं। समय आदमी तभी लगाएगा जब कहीं ना कहीं उसे पसंद कर रहा है। आपने पसंद कर लिया, उसके बाद आप उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, वो आपका हक है 100%। मेरे से बहुत सारे लोगों ने, जब से सोशल मीडिया शुरू हुआ, क्यों सुनते हो आप, क्यों पढ़ते हो आप, इसको बंद कर दो। तो मैं कहता हूँ नहीं भाई, मैं तो बंद नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने शायद अपने जीवन में बहुत कुछ इससे सीखा। परेशानी ये हो रही है कि वो जो गैप आ रहा है उसको आपको देने का, जिसमें आप ये समझ बैठते हो नहीं ये तो सुनता नहीं, इसको कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं इसको रोज़ जो है मैसेंजर में लिखता हूँ, रोज़ जो है मैं इस तरीके से जो रिप्लाईज़ होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, उन पे लिखता हूँ, किसी ग्रुप में जाके करता हूँ, मुझे सब दिख रहा है। और मैं उन चीज़ों को अपनी जगह पे रखी कि हाँ, अगर मैंने ये चीज़ बदल दी तो जो ये पसंद करने वाला है उसको वो हर्ट होगा, ये करा तो जो इसको पसंद करने वाला है ये हर्ट होगा। तो ये तो तराजू है जिसको मुझे थोड़ा बैलेंसिंग एक्ट रखना है, वो करना पड़ेगा। तो क्रिटिसिज्म से दिक्कत नहीं है, आप कीजिए, कोई भी कैसा भी क्रिटिसिज्म कीजिए, लेकिन हाँ ये समझिए नाराज मत होइए। मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, मैं जो भी कुछ लिख रहा हूँ अगर आपको पसंद है तो मेरी कोशिश ये रहेगी वो पसंद हमेशा बनी रहे। मैं क्यों चाहूँगा वो पसंद ख़त्म हो जाए, मैं कभी नहीं चाहूँगा। मैं क्यों चाहूँगा कि एक जो ऐसा रिलेशन है जो कि अनजाना रिलेशन,
ना कोई किसी किसी तरह का कोई रिश्ता है, लेकिन उन सबसे बढ़ के एक रिलेशन है आपके और हमारे बीच में। आप क्यों आए यहाँ, आप क्यों आते हैं यहाँ, कनेक्ट है। हाँ कोई कनेक्ट है। तो पैशन है, कहीं वो जो पैशन। शब्द है उन पे ध्यान ना देके मैं वो जो हमारे बीच की जो एक धारा या प्रवाह है रिश्तों की, जो एक दूसरे के जो मेरे पास खींच के लाती है, मुझे जो भी सुनना चाहते हैं सुन रहे हैं, उस पे ज़्यादा महत्व देता हूँ, ना कि जो शब्द हम लिखें। और वही अगेन अब होता क्या है कि मेरा भी एक मानस है, जो कि कई बार आप जो लिखते हैं उसमें मेरा मन करता है कि मैं कुछ रिप्लाई करूं, लेकिन वो रिप्लाई सिर्फ एक हल्का फुल्का हंसी मजाक वाला होता है। कई बार मुझे लगता है कि नहीं, इसको कोई किसी तरह और ले लेगा। कोई अपने मन की बात शब्दों से कभी नहीं समझा सकता। आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं और आप मेरे आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं, तो उसमें बहुत फ़र्क होता है, भावनाएं सामने दिखती हैं। शब्दों में कई बार कई लोगों के अंदाज ऐसा होता है कि वो अपनी भावनाएं नहीं बता पाते, उनके पास शब्द नहीं होते बताने के, फेशियल एक्सप्रेशन कहाँ दिखते फोन नहीं होते। हाँ। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। जी तो क्रिटिसिज्म से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जितना ज़्यादा आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करेंगे उतना फ़ायदा हर एक को मिलेगा, किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी प्रोडक्ट में मिलेगा। और आपका भी जो समय आप लगा रहे हो, जो आपके मन में उस समय चल रहा है, चाहे गुस्सा चल रहा है, चाहे वो प्रेम है, प्रेमवश लिखा हुआ है, उसका भी महत्व है और उसका फ़ायदा तभी होगा। जी सर। सो मोर और लेस आई थिंक हमने जो पूरा एक फेस है 35-36 ईयर्स का, वो हमने थोड़ा सिलसिलेवार तरीके से कंप्लीट किया है। सो अभी हम जैसे प्रेजेंट में आ गए हैं, तो वीडियो खत्म करने से पहले थोड़ा सा आपके विचार जानना चाहूँगा कि 2-3 चीज़ें तो अच्छी हुई हैं, जैसे कि कोविड महामारी के बाद पुराने जो पाठकगण हैं, पुराने जो बच्चे थे जो अभ्यस्त हो गए हैं, वो वापस लौटे हैं और अब जुड़ गए हैं, मतलब सेकेंड इनिंग के लिए। दूसरा, जो आपके साथ साथ जो कुछ और पब्लिशर्स थे, चाहे उनको नए कह लूँ या पुराने थे, जो अब रिवाइव होके या नई रिन्यूड एनर्जी के साथ फिर से फोकस कर रहे हैं कॉमिक जगत में, वो भी उभर के आ रहे हैं। और रिसेंटली अभी हाल में जो बजट अनाउंस हुआ, तो उसमें ये अनाउंसमेंट हुई फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा कि जो हमारा AVGC सेक्टर है, जिसमें कॉमिक्स भी एक पार्ट है उस कंबाइंड सेक्टर का, तो उसके लिए एक प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। अब वो उस बात को अमली जामा जब तक पहनाते हैं तब तक पहनाया जाएगा, पता नहीं है, बट ऐसा लग रहा है कि सही दिशा में कदम बढ़ गया है। अच्छी बात है। हाँ, तो ये जो 3-4 चीज़ें जो अच्छी हुई हैं, आप इससे, मतलब मैं ज़्यादा भविष्य में नहीं जाना चाहता हूँ, बट फिर भी शॉर्ट टर्म अगर आप फ्यूचर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, कैसा देखते हैं आप कॉमिक जगत को, भारतीय कॉमिक जगत को? देखिए, दुनिया में एक ही चीज़ है जो सब कुछ चलाती है, चाहे वो पहिया हो या इंसान हो, वो है होप, विश्वास। तो होप और विश्वास जब तक है, अब तक तो है मेरा, और आगे के लिए भी है कि भविष्य। हाँ, ये था कि सरकार की नज़र इस चीज़ों पर पड़े तो वो अच्छा कदम है। अब वो कैसे आगे जाता है वो चीज़ें अभी समझनी पड़ेंगी, उसमें क्या क्या संभावनाएं हैं वो तलाशनी पड़ेंगी, वो एक अलग है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका जिक्र खैर मैं अभी तो नहीं कर रहा। जो नए कॉमिक्स इंडस्ट्री के लिए, रचनाकारों के लिए बहुत पॉजिटिव वे में होना शुरू हुई हैं और होती भी दिख रही हैं। और बाकी तो देखिए, हमारी मेहनत और आपका प्यार और सपोर्ट जो है वो, उसके बिना तो कुछ संभव नहीं है। जी जी जी। मैं अकेला हाथ पैर मार के कुछ नहीं कर सकता अगर मैं इसको एज ए इंडस्ट्री देखता हूँ। और आप अकेले पढ़ के भी कुछ नहीं कर सकते, चाह के भी कुछ नहीं कर सकते कि हाँ आप चाहते हैं कि कॉमिक इंडस्ट्री जो है वो सफल हो और हम इन पे फिल्में देख पाएँ या इन पे गेम्स देख सकें, खेल सकें। वो एक के भरोसे चलने वाली चीज़ नहीं है। ये तो बिना 2 टांगों के या 4 पहियों के एक कंबाइंड एफर्ट लगेगा, सफलता उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो होप, विश्वास। नहीं, होप तो आपने बड़ी अच्छी बात करी है कि मेरे को कहावत भी याद आ गई। अंग्रेजी में अक्सर कहा जाता है कि मतलब यू शुड नेवर डिप्राइव अ पर्सन ऑफ होप, यू नेवर नो, आई मीन दिस माइट बी द ओनली थिंग विच दे हैव। सो होप के बलबूते काफ़ी कुछ चीज़ें अच्छी भी हो जाती हैं, तो बहुत अच्छी बात की आपने। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉमिक्स एनिमल को आज थोड़ा टाइम दिया। हमारे मंच के थ्रू आपको कई लोग सुनेंगे, देखेंगे,
होपफुली उनको पसंद आए जो भी बातचीत यहाँ हुई। और मेरी आपसे पर्सनल लेवल पे ये रिक्वेस्ट है, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि बचपन से हम आपको पढ़ते आ रहे हैं, आपके लिखे हुए कार्य को, आपके गढ़े हुए किरदारों को देखते हुए आ रहे हैं, तो आप भी अपना कार्य जारी रखिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप आने वाले टाइम में इसको लंबे टाइम तक खींच सके। मुझे पर्सनल तौर पे आपके अंदर अभी भी 25 साल और दिखते हैं क्रिएटिविटी वाले। तो आपको अच्छी हेल्थ मिले, मतलब ऊपर वाला आपको अच्छा मतलब संबल वगैरह दे, तो आप इतना तो कैरी कर ही सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहता हूँ सर, जब मैं 50 का हो जाऊँ या 55 का, तब तक भी पढ़ता रहूँ। मैं भी चाहता हूँ जब आप 50 के हो जाएं आप मेरा दोबारा से साक्षात्कार लेने आए। उससे उससे पहले भी काफी ऐसे मौके आने चाहिए। हाँ बिल्कुल और आप बिल्कुल। दें हमें मौका। हाँ जरूर जरूर अपनी जरूर। नई नई कहानियों के थ्रू और ऐसे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, धन्यवाद आपने जी। हमको टाइम दिया। कॉमिक्स एनिमल का धन्यवाद, आपके प्रयासों का धन्यवाद धीरेन्द्र जी, और आपसे जो जुड़े हुए हैं, जो आपको सुनते हैं देखते हैं, उनका जो आपसे लगाव है, आपकी जो भी आप उन तक कन्वे करते हैं समय समय पर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी आप सबका स्वागत है। सर हमारे चैनल के लिए एक कुछ बेस्ट विशेष दे दीजिए। सभी Anything? को मैंने अभी आपको बेस्ट विशेष ही दी हैं कि भाई अगले 50 साल तक जो है हम दोबारा इसी विषयों में जो है साक्षात्कार करते रहें। और आप सभी को मेरी तरफ से जय जुनून। और धीरेन्द्र जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनका साथ बनाए रखिएगा। और दोस्तों, मतलब आज का एपिसोड यहाँ हम लोग समाप्त करेंगे इसी नोट पर। ये थॉट प्लीज़ अपने साथ रखिए कि हमको आगे बढ़ना है और कॉमिक्स उद्योग को एक सही दिशा में लेके जाना है, और सम्मिलित प्रयास ही हमें आगे लेके जाएंगे। सो अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझें, रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें, कॉमिक्स पढ़ते रहें अबव ऑल, और कॉमिक्स के बारे में बात करते रहें। शुक्रिया। शुक्रिया।